नागौर का राजा कौन था? फिरोज खान नाम करके नागौर का एक राजा था। और फिरोज खान मर गया। फिरोज खान के मरने के बाद में यहाँ पे दो बंदे आपस में लड़ लिए। एक बंदे का नाम था शम्स खां, ये तो फिरोज खान का बेटा था। और एक फिरोज खान का भाई था, उसका नाम था मुजाहिद खान। कौन कौन दो बंदे लड़ रहे हैं? कौन कौन है आपके नागौर में? एक तो कौन लड़ रहा है आपका? शम्स खान। और एक कौन? मुझे। भाई अगला राजा कौन बनेगा? चाचा भतीजा आपस में। एक तो शम्स खान का भाई है, उसका नाम तो क्या है? मुजाहिद खान। और जो शम्स खान का बेटा, उसका नाम क्या? सॉरी, फिरोज खान का जो बेटा, उसका नाम तो क्या है? शम्स खान। और जो भाई है, उसका नाम क्या है? मुजाहिद। अब इनमें ये जीत गया, मुजाहिद खान जीत गया। और मुजाहिद खान जीत के कहां का राजा बन गया? नागौर। शम्स खान बेचारा हारा, ये भाग के चला गया कुंभा के पास। पर इसने कहा कि यार भाई कुंभा, तू थोड़ी हेल्प कर दे तो मैं इधर नागौर का राजा बन जाऊं। तो कुंभा इसकी हेल्प करता है और नागौर का राजा किसको बना देता है? शम्स खान को राजा बना देता है। किसको हरा के आता? मुजाहिद। अब कुंभा ने शम्स खान को कहा कि भाई तेरे को मैं नागौर का राजा बना दिया, अब तू मेरे को टैक्स देगा। मेरा सामंत है। क्या है मेरा? यही होता है। अपने पढ़ते हैं विग्राज चतुर्थ ने दिल्ली जीती और वहां के तोमरों से टैक्स लेना शुरू कर दिया था, यही था। यहां पर अपना बंदा जिता के आया और इसे क्या लेना शुरू कर दिया? टैक्स। शम्स खान ने थोड़े दिन तो टैक्स दिया, बाद में शम्स खान ने मना कर दिया कि नहीं दे रहा टैक्स, जो तुम्हारे जी में वो कर लेना। तो कुंभा गया और कुंभा ने जाके शम्स खान को पीटा। तो शम्स खान यहां से भागता है और भाग के शम्स खान चला जाता है गुजरात के एक राजा के पास में। गुजरात के राजा का नाम था कुतुबुद्दीन शाह। गुजरात का राजा कौन है? कहां का राजा कुतुबुद्दीन शाह? कौन गया इसके पास? शम्स खान इसके पास में गया और शम्स खान ने जाके इसको कहा कि भाई मुझे कुंभा ने ऐसे ऐसे पीटा और तू मेरी हेल्प कर। तो कुतुबुद्दीन शाह ने कहा भाई मैं क्यों करूं हेल्प, किस बात की करूं? तो उसने कहा मैं मेरी बेटी का ब्याह तेरे से कर दूंगा। तो कुतुबुद्दीन शाह ने कहा पहले ब्याह कर तू मेरे से। तो पहले उसने ब्याह किया। ब्याह करने के बाद कहा अब मैं तुम्हारा जवाई हूं, अब बताओ ससुर जी क्या क्या दिक्कत है आपके? ससुर जी ने कहा भाई मेरे दिक्कत कौन है? कुंभा। और ये कुंभा ने मुझे पीटा। अब ससुर जी की जगह हेल्प करनी पड़े, बंदा ससुराल में यदि एटीट्यूड ना दिखाए तो कहां दिखाए? तो यहां से कुंभा को हराने के लिए दोनों एक साथ है, ससुर और जवाई। कौन कौन? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान। कुंभा ने दोनों को एक साथ पीटा। किस किस को? कुतुबुद्दीन शाह और शम्स खान को। तो फिर दोनों ससुर जो टेढ़े टेढ़े देखते जाए, एक दूसरे की तरफ तो देख ही नहीं पाए बाद में। अब जब ये कुतुबुद्दीन शाह हार के जा रहा था, तब इससे मिलने के लिए आया महमूद खिलजी। मिलने के लिए कौन है? महमूद खिलजी कहां का राजा है? मालवा। पहले कौन से युद्ध में हार के गया था? और महमूद खिलजी इससे एक जगह पे आके मिलता है, उस जगह का नाम है चंपानेर। गुजरात में कौन सी जगह थी? तो वहां चंपानेर नाम की जगह पे आके मिला। और महमूद खिलजी ने कुतुबुद्दीन शाह से पूछा कि हाँ भाई कुतुबुद्दीन शाह क्या हुआ? और कुतुबुद्दीन शाह रोया जोर जोर से, क्या यार मुझे कुंभा ने पीटा। तो महमूद खिलजी ने कहा मी टू, मेरे को तो कई साल पहले ही पीट दिया था। जिन लोगों के दुख एक जैसे होते हैं वो हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों का दुख एक था, कुतुबुद्दीन शाह महमूद खिलजी का दुख कौन है? कुंभा। तो दोनों दोस्त बने, दोनों ने एक संधि की, चंपानेर की संधि। कौन सी संधि की? 1456 में। कब करता है? 1456 के अंदर। और कहा कि दोनों मिलके इस बार कुंभा पे अटैक करेंगे, दोनों मिलके कुंभा को मार देंगे। बाद में आधा मेवाड़ ले लेगा कुतुबुद्दीन शाह और आधा मेवाड़ कौन ले लेगा? महमूद खिलजी। भाई ये मेवाड़, तो मेवाड़ के एक साइड में तो गुजरात था और मेवाड़ के एक साइड के अंदर मालवा था। तो आधा इधर वाला ले लेगा गुजरात और इधर वाला कौन ले लेगा? मालवा। का ठीक है दोनों चलते हैं। इस बार दोनों मिलके आए। कौन कौन? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। अपने भीलवाड़ा के अंदर एक जगह पड़ती है बदनौर। कौन सी जगह पड़ती है? तो बदनौर में युद्ध होता है 1457 में। कब होता है? कौन कौन दोनों मिलके आए? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? महमूद खिलजी कहां का राजा? कौन सी संधि करके आए दोनों? किसको हराने के लिए आए? कुंभा ने दोनों को एक साथ पीटा। किस किस को? कुतुबुद्दीन शाह और महमूद। अच्छा, कुतुबुद्दीन शाह जब गुजरात, भाई ये मेवाड़, इधर ये गुजरात, तो अपने मेवाड़ और गुजरात के पास में एक छोटी सी रियासत बीच में और पड़े, सिरोही। कौन सी रियासत पड़े? सिरोही। कुंभा सिरोही की तरफ अटैक कर रहा था। सिरोही में इन दिनों राजा बना हुआ था सहसमल देवड़ा। राजा कौन था? पढ़ते हैं अपने, है ना? सहसमल देवड़ा ने 1425 के अंदर सिरोही की स्थापना की। वो सहसमल देवड़ा इस समय राजा बना हुआ। तो सहसमल देवड़ा, जब कुतुबुद्दीन शाह गुजरात की तरफ से आ रहा था तो उसने सहसमल देवड़ा से पूछा कि भाई सहसमल देवड़ा, मैं कुंभा से लड़ने के लिए जा रहा हूं, तू किसका साथ देगा?
तो सैसमल देवड़ा को लगा यार कुंभा अपने को तंग करता रहता है, उधर से मेवाड़ वाले अटैक करते रहते हैं, तो अपने गुजरात वालों का साथ दे देते हैं। गुजरात वालों का साथ देंगे तो गुजरात वाले अपने दोस्त बन जाएंगे, गुजरात वाले कुंभा को मार ही देंगे, तो कुंभा का विवाद भी खत्म और गुजरात वाले भी अपने क्या रहेंगे, दोस्त। तो सैसमल देवड़ा ने किसका साथ दिया? कुतुबुद्दीन शाह। किसका साथ दिया? जब कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी दोनों जब हार के यहां से गए, तो कुंभा ने पूछा कि उधर से जब कुतुबुद्दीन शाह आ रहा था, बीच में चाय नाश्ते की व्यवस्था किसने की थी? पता चला साहब सिरोही वाले सैसमल देवड़ा। इस बार कुंभा ने किसको पीटा? तो एक नागौर के चक्कर में 3-4 की मार पड़ गई फालतू में। नागौर में कौन कौन लड़ रहे थे? शम्स और मुजाहिद। कुंभा सहायता किसकी करता है? हरा की किसको आता है? थोड़े दिनों बाद शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह करता है और विद्रोह करके किसके पास चला गया? तो कुंभा ने दोनों को एक साथ हराया। किस किसको? शम्स खान और कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन शाह ने मालवा वालों से संधि की। किससे? महमूद खिलजी। कौन सी संधि की? चांपानेर की संधि। कब की? दोनों मिलकर युद्ध लड़ने के लिए। कौन सा? कुंभा ने दोनों को एक साथ हराया। जब आ रहे थे, जब सिरोही की कौन से राजा ने सहायता की? कुंभा ने। अब वापस जाके किसको हराया? याद रहेगी सारी बात। लिखो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ नागौर। लिखो, कुंभा ने शम्स खान की सहायता की तथा मुजाहिद खान को हराया। कुंभा सपोर्टेड शम्स खान एंड डिफीटेड मुजाहिद खान। कुंभा ने शम्स खान की सहायता की तथा मुजाहिद खान को हराया। कुंभा सपोर्टेड शम्स खान एंड डिफीटेड मुजाहिद खान। शम्स खान की सहायता की तथा मुजाहिद खान को हराया। कुंभा सपोर्टेड शम्स खान एंड डिफीटेड मुजाहिद खान। शम्स खान की सहायता की तथा मुजाहिद खान को हराया। शम्स खान की सहायता की लेकिन मुजाहिद खान को हराया। लाइन चेंज करके लिखो, इसी में लिखना, लाइन चेंज करके लिख लो। थोड़े लिखो, लेकिन कुछ दिन बाद, बट आफ्टर सम डेज। लेकिन कुछ दिनों बाद, बट आफ्टर सम डेज, शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। शम्स खान कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। शम्स खान रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है, रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। किसके खिलाफ विद्रोह कर देता है? कुंभा के खिलाफ विद्रोह कर देता है, रिवोल्टेड अगेंस्ट कुंभा। तथा गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता है एंड अप्रोच्ड कुतुबुद्दीन शाह ऑफ गुजरात। 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 गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला जाता। अगली लाइन में लिखो, कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह को हराया। कुंभा डिफीटेड शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। कुंभा ने शम्स खान तथा कुतुबुद्दीन शाह को हराया। कुंभा डिफीटेड शम्स खान एंड कुतुबुद्दीन शाह। नई हेडिंग डालो, चांपानेर की संधि। ट्रीटी ऑफ चांपानेर गुजरात में जगह पड़ती है। कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। और साथ में संधि कौन कर रहा है? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी कहां का राजा? मालवा। लिख लो। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी। कुतुबुद्दीन शाह कहां का राजा? गुजरात। और महमूद खिलजी कहां का राजा? और कौन सी संधि कर रहे हैं? चांपानेर की संधि। कब कर रहे हैं? 1400। लिखो, उद्देश्य, संधि का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी। संधि का उद्देश्य ये उतार के
चांपानेर गुजरात में एक जगह पड़ती है। तो दोनों क्या चाहते थे? कुंभा को हरा दे, कुंभा को हरा के मेवाड़ को बांट ले, मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। किसको हरा के? लिख लो, कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू डिवाइड मेवाड़ बाई डिफीटिंग कुंभा। कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू डिवाइड मेवाड़ बाई डिफीटिंग कुंभा। मेवाड़ को हराकर, कुंभा को हराकर मेवाड़ का विभाजन करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू डिवाइड मेवाड़ बाई डिफीटिंग कुंभा। किसको हराकर? कुंभा को हरा। क्या बांटना चाहते थे? मेवाड़ बांटना चाहते थे। अगला लिखो, बदनौर का युद्ध। बदनौर भी अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है। बैटल ऑफ बदनौर। बदनौर का युद्ध, बैटल ऑफ बदनौर। कौन सा युद्ध? बदनौर, 1457 में। लिख लेना ना। बदनौर कहां पे पड़ता है? और कुंभा दोनों राज्यों की सेनाओं को एक साथ हरा देता है। कौन कौन सी राज्य? मालवा और गुजरात। लिख लो, कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। कुंभा ने मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया। कुंभा डिफीटेड जॉइंट मिलिट्री ऑफ मालवा एंड गुजरात। मालवा तथा गुजरात की संयुक्त सेनाओं को हराया। फिर नीचे एक अलग से लाइन लिख लो, सिरोही के एक राजा को भी हरा क्या था, और उस सिरोही के राजा का नाम क्या है? सहसमल देवड़ा। क्या नाम है? तो कुंभा ने किसको हराया? सहसमल देवड़ा। लिख लो, कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। कुंभा ने सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। कुंभा ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के सहसमल देवड़ा को भी हराया था। ऑल्सो डिफीटेड सहसमल देवड़ा ऑफ सिरोही। सिरोही के कौन से राजा को हराया था? ये जितनी भी बातें पढ़ रहे हैं कुंभा की पॉलिटिकल अचीवमेंट है। कैसी अचीवमेंट है भाई? उसकी एक पॉलिटिकल अचीवमेंट ये है कि उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और चाचा और मेरा को मार दिया रणमल की सहायता से। फिर उसका एक अचीवमेंट यह है कि रणमल भी जब यहां पर शक्तिशाली होता जा रहा था तो रणमल के विद्रोह को भी उसने शांत किया। उसके बाद वो जोधा के साथ में आवड़ बावड़ की। इसका मतलब वो डिप्लोमेट भी है, कूटनीतिज्ञ है। क्या है? वो जानता है कि पड़ोस के अंदर हमेशा शांति रहनी चाहिए। पड़ोस में हमेशा पड़ोसियों के साथ में ज्यादा लंबे युद्ध नहीं किए जाते। उसको पता था मारवाड़ अपना पड़ोसी है, 15 साल लड़ाई कर ली, अब इनके साथ में क्या कर लें? अपनी संधि। फिर उसके दो शक्तिशाली ज्यादा पड़ोसी कौन से हो सकते थे? मालवा और गुजरात। उन पे कंट्रोल करता हो। पहले नागौर वालों में कंट्रोल करता है, नागौर में अपना बंदा बिठाता है, नागौर वाला गुजरात वालों के पास जाता है, उनको हराता है। गुजरात मावला वाले गठबंधन बनाते हैं, उनको हराता है। सिरोही वाले गुजरात की सहायता करते हैं तो उनको हराता है। तो युद्ध, संधियां, ये सब कैसी उपलब्धियां होती है? राजनीतिक। कैसी होती है? महल माड़िए, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, ये सब कैसी होती है? सांस्कृतिक। लिखो, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स ऑफ कुंभा। सुनना बात मेरी है ना, पिछले कुछ सालों में हिस्ट्री लगातार पॉलिटिकल से कल्चरल की तरफ मूव की है। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे, उन पेपर में आपको, मान लो हिस्ट्री की क्वेश्चन है, कोई हिस्ट्री का पूरा पेपर है, पूरा पेपर हिस्ट्री का पूछ लिया ना, और 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के आए, तो उनमें से आपको कुछ 40-50 क्वेश्चन युद्धों के मिलेंगे। किसके मिलेंगे? फलाना युद्ध किसने लड़ा, फलाना युद्ध कब हुआ, फलाना युद्ध में कौन जीता, फलाना युद्ध कौन सी तारीख को हुआ, फलाना युद्ध को फलाना जी ने क्या कहा। ऐसे सवाल मिलेंगे आपको खूब सारे, कि 100 सवाल है तो 40-50 सवाल ये मिलेंगे। आप इन सालों के हिस्ट्री के पेपर उठा के देखो, यदि 100 क्वेश्चन पूछे हुए तो उसमें युद्ध के क्वेश्चन 5 ही नहीं है। अब उसने क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो बाद में वैसे पूछ रखे हैं, कौन से राजा ने यह अभिलेख लगवाया था, कौन से अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है,
कौन से राजा ने ये मंदिर बनवाया था, इस मंदिर का बाद में पुनर्निर्माण किसने करवाया था, इस मंदिर का जो अभिलेख है वो क्या क्या जानकारियां देता है, इस मंदिर के वास्तुकार कौन थे, ये सब कल्चरल चीजें हैं। कैसी चीजें? एक और अच्छा उदाहरण बताऊं, आप पुरानी जो अपने 10वीं 12वीं की किताबें आती थी वो पढ़ो, उन 10वीं 12वीं किताबों के अंदर सब में वैसी बातें हैं। हिस्ट्री की जो किताबें होंगी उनमें वैसे चैप्टर आएंगे हमेशा। अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना। अशोक के 4 रानियां थी, या जितनी भी रानियां, अशोक की इतनी रानियां थी। उसके इस रानी से ये बेटा था, उसकी इस रानी से ये बेटा था, इस रानी का नाम वहां मिलता है, उस रानी का नाम वहां मिलता है। अशोक ने इतने युद्ध जीते थे, उस युद्ध में 1 लाख लोग मारे थे, 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया था, इन सबको गिरफ्तार करके लेके आया। सारी ऐसी बातें मिलेगी। आप नई 10वीं 12वीं की जो एनसीईआरटी किताब वो देखो, उसमें अशोक का ही नाम नहीं है। पूरी एनसीईआरटी में एक राजा का नाम ही नहीं। और कहा साहब हिस्ट्री का मतलब पॉलिटिकल कम होता है, कल्चरल ज्यादा होता है। और इकोनॉमी क्या वो होनी चाहिए, सोशल हिस्ट्री होनी चाहिए। आर्थिक हिस्ट्री हो और कैसी हिस्ट्री हो, सामाजिक। मुझे याद है 7वीं क्लास में एक चैप्टर है, उस चैप्टर की शुरुआत ही थोड़ी अलग से ढंग से की हुई है कि अरविंद एक दिन स्कूल से अपने घर आया तथा अरविंद ने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन के अंदर हम एक ड्रामा करेंगे, उस ड्रामा के अंदर मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई कि मेरा अरविंद जब एनुअल फंक्शन के ड्रामे में राजा बनेगा तो कड़कती हुई मूछें और फड़कती हुई तलवार पर जब मंच पर चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। अरविंद ने अपनी मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मैं मंच पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। क्या बजाऊंगा? वीणा। वीणा होती है, वीणा मां सरस्वती जो बजाती है वीणा, मैं वीणा बजाऊंगा। इसलिए मम्मी बाजार चलो तथा मुझे एक वीणा दिलाकर लाओ। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाएंगे। किसकी कहानी सुनाएंगे? समुद्रगुप्त भारत में वो राजा हुआ था जिसने उत्तर भारत के 9 और उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 9 राजाओं को हराया था। उसने अपने पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के ऊपर सारे राजाओं को हराकर उन्हें अपने सिक्के चलाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने तमाम उन राजाओं को कहा कि तुम अपनी पुत्रियों की शादी मेरे साथ करके जाओ। उसने भारत के पूर्वोत्तर सीमा पर जितनी जनजातियां रहती थी इन सबको उसने दबा दिया था। ये सब उसके हाथाजोड़ी करके उसके दरबार में खड़े रहते थे। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर समुद्रगुप्त जीत दर्ज नहीं करके आए हो। उसके बावजूद समुद्रगुप्त के बारे में आज दिन तक सबसे अधिक पूछा गया सवाल है, समुद्रगुप्त क्या बजाया करता था। इसका मतलब हिस्ट्री बताना चाहती है कि साहब तलवारें सबने चलाई है, उन तलवारों की टंकार के बीच में कोई वीणा की झनकार भी दिया करता था। इस बात को तुम जानते हो कि नहीं जानते? इसलिए अक्सर उन राजाओं को ज्यादा याद किया गया जो राजा संस्कृति की उपलब्धियां रखते हैं। हमारा कुंभा एग्जैक्टली वैसा ही राजा था। ये समुद्रगुप्त की तरह क्या बजाया करता था? वो तो अलग पक्ष है। जो कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। जब राजस्थान में जो बड़े बड़े किले दिखाई देते हैं, इनकी शुरुआत यदि किसी राजा के द्वारा की गई थी तो राजा कौन हुआ था? तो पहले अपने स्थापत्य कला से शुरू करें। हेडिंग डालो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। देखो, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। अच्छा, आर्किटेक्चर में कुंभा ने क्या क्या बनवाया? हम किसी नए चीज की शुरुआत करें उससे पहले हम एक चीज लिख चुके हैं, हम उसी के बारे में पढ़ लें कि कुंभा सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता। क्या करवाता? अपने 1 नंबर लगा के लिखो, विजय स्तंभ। उसी के बारे में पढ़ेंगे। विक्ट्री टावर, अंग्रेजी वाले विक्ट्री टावर लिख लो, हिंदी में लिख लो विजय स्तंभ। सुनना, देखो बात, इसका नाम विजय स्तंभ क्यों? मैं पूछूं इसका नाम विजय स्तंभ क्यों, तो आप कहोगे सर जीत के बाद बनवाया था इसलिए नाम क्या रख दिया गया इसका? विक्ट्री टावर। अच्छा, जब कोई बंदा जीतता है तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती है कम होती है? लोकप्रियता, फेम, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। पॉपुलैरिटी के लिए अपने हिंदी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, कीर्ति। क्या बोलते हैं? तो इसका एक नाम पड़ गया कीर्ति स्तंभ। क्या नाम पड़ गया? तो विजय स्तंभ का एक नाम और है, वो नाम क्या है? कि वो जीता था तो जीत की वजह से लिखा गया विजय स्तंभ। जीत के बाद लोकप्रियता बढ़ गई, कीर्ति बढ़ गई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, इसलिए नाम क्या हो गया? कीर्ति स्तंभ।
कुंभा ने ये जो टावर बनाया था भगवान विष्णु को डेडिकेट किया। किसको डेडिकेट किया? अब इस बात को सोचना इस हिसाब से कि मेवाड़ वाले शिव जी के भक्त थे, वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानते थे, उसके बावजूद कुंभा जब विक्ट्री टावर बनवाता है तो किसको डेडिकेट करता है? विष्णु को। इसका मतलब हमारे मेवाड़ के राजा टॉलरेंट है, सेकुलर है, वो शिव जी के भक्त होने के बावजूद विष्णु भगवान को भी उतना ही महत्व देते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कट्टरता नहीं है। इसका नाम रखा गया विष्णु ध्वज। क्या नाम रखा गया? क्यों है विष्णु ध्वज नाम, क्यों इसका बताओ देखे? भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए नाम क्या इसका? विष्णु ध्वज। अच्छा, भगवान विष्णु की सवारी क्या? भगवान विष्णु कौन सी गाड़ी रखते हैं अपने पास? गरुड़। कौन सी है? और इसमें एक मूर्ति लगाई हुई है जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे हुए हैं, इसलिए एक नाम पड़ गया इसका गरुड़ ध्वज। क्या नाम पड़ गया? तो कोई पूछे कि जीत के बाद बनवाया गया इसलिए दो नाम क्या क्या है इसके? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए दो नाम क्या क्या है? विष्णु ध्वज और गरुड़। मैं अभी एक बीच में आपके बात बोला, मैंने कहा कि इसमें भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है, तो इसमें एक मूर्ति नहीं, इसमें असंख्य मूर्तियां हैं, मूर्तियां मूर्तियां हैं पूरे के अंदर, इसलिए नाम पड़ गया मूर्तियों का अजायब घर। क्या बोलते हैं? अजायब घर मतलब म्यूजियम। म्यूजियम तो समझते हो ना, तो इसका एक नाम पड़ गया मूर्तियों का अजायब घर, कि भाई मूर्तियों का म्यूजियम है ये अपने आप के अंदर। फिर किसी ने कहा यार भारत में जितने प्रकार की मूर्ति कला हो सकती है वो सारी इसके अंदर है, तो कहा गया कि भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश है। क्या ये भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश बोले तो एनसाइक्लोपीडिया। विश्व कोश का मतलब क्या हो गया? एनसाइक्लोपीडिया। यह जीत के बाद बनवाया गया इसलिए दो नाम बताओ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए विष्णु ध्वज गरुड़ ध्वज। मूर्तियां मूर्तियां इसलिए मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्ति कला का लिखो अन्य नाम, अदर नेम्स। हाँ, एक बार लिख लो, फिर 15 मिनट बाद अपने बात करेंगे। एक बार मैं जैसा कहूं वैसा उतारिए। अन्य नाम, अदर नेम्स लिख लो। कीर्ति टावर, कीर्ति स्तंभ को कीर्ति टावर लिख लेना ना, कीर्ति टावर। विष्णु फ्लैग, गरुड़ फ्लैग, म्यूजियम ऑफ आइडल्स और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। कीर्ति टावर, विष्णु फ्लैग, गरुड़ फ्लैग, म्यूजियम ऑफ आइडल्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश। क्या क्या नाम बताओ देखे? 6 नाम बताओ। अब क्या ना, दो जीत के बाद की वजह से नाम क्या क्या नाम हो गए? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। दो नाम विष्णु भगवान को डेडिकेट होने का, विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज। दो नाम मूर्तियों के कारण, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्तिकला का। यदि आप इसको देखेंगे तो इसकी हाइट है 122 फीट। कितनी हाइट है? और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है 30 फीट। कितनी है? तो लंबाई तो कितनी है? 122, और चौड़ाई कितनी है? 30। लिख लो। ऊंचाई, लंबाई मत लिखना, लिखना ऊंचाई, हाइट 122 फीट। देखो ऊंचाई 122 फीट, हाइट, और लिख लो चौड़ाई, विड्थ 30 फीट। खूब लंबा हो गया। कहते हैं 9 मंजिल का है। कितने मंजिल का है? चित्तौड़ के किले के अंदर ही लिखो। यह चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। यह चित्तौड़ के किले में एक 9 मंजिला इमारत है। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। इट इज ए 9 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। यह चित्तौड़ के किले में 9 मंजिला इमारत है। चित्तौड़ किले में कैसी इमारत है? 9 मंजिला। अच्छा देखो, अभी अपने बात कर रहे थे कि इसमें मूर्तियां ही मूर्तियां लगी हुई। क्या लगी हुई है? लेकिन यदि आप इसके 8वीं मंजिल देखेंगे तो उसमें कोई मूर्ति नहीं। कौन सी मंजिल में मूर्ति नहीं? देख लो, इसके 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो एनी आइडल एट एर्थ फ्लोर। देयर इज नो एनी आइडल एट एर्थ फ्लोर। इसके 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है, या इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो एनी आइडल एट एर्थ फ्लोर। 8वीं मंजिल में कोई भी मूर्ति। इसकी जो 5वीं मंजिल है ना,
उसके अंदर वास्तुकारों के नाम है। किसके नाम है? वास्तुकार समझते हो ना, जिसने इसको बनाया होगा, मिस्त्री जो रहे होंगे, आर्किटेक्ट रहे होंगे, उनकी बाकायदा मूर्तियां हैं और साथ में नाम है। कौन रहे होंगे वास्तुकार? तो एक तो बंदे थे जेता, क्या नाम था, और तीन इनके बेटे थे, जेता के बेटे थे, मतलब बाप बेटों ने मिलकर बनाया, पुंजा, पोमा और नापा। कौन कौन है बताओ देखे? पुंजा, पोमा और ये कौन है इसके? वास्तुकार। इन वास्तुकारों की मूर्तियां और वास्तुकारों के नाम कहां लिखे हुए? पांचवी मंजिल लिखो। इसकी पांचवी मंजिल में वास्तुकारों के नाम दिए गए हैं। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट, नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर रिटन एट फिफ्थ फ्लोर। इसकी पांचवी मंजिल में वास्तुकारों के नाम दिए गए हैं। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स वर रिटन एट फिफ्थ फ्लोर। इसकी पांचवी मंजिल में वास्तुकारों के नाम दिए गए, मूर्तियां हैं और मूर्तियों के साथ में उनके नाम है। तो नाम लिख लो, जेता, पुंजा, पोमा, नापा। वास्तुकार कौन कौन थे याद रहने चाहिए आप। कौन कौन है बोलो देखे? जेता, पुंजा, पोमा, नापा। क्या क्या नाम है? जेता, पुंजा, पोमा, ना। कोई पूछेगा आपसे मेंस के एग्जाम के अंदर कि चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ के वास्तुकारों के नाम बताइए, तो बता सकते हो कौन कौन है? जेता, पुंजा, पोमा। कोई पूछेगा इनमें से कौन सा वास्तुकार विजय स्तंभ के निर्माण से नहीं जुड़ा था? जेता, पुंजा, पोमा, मंडन। तो मंडन नहीं जुड़ा हो, याद रहेगी बात। इसकी जो तीसरी मंजिल है उसके अंदर एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? 9 बार। कितनी बार? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? क्या शब्द लिखा हुआ है? कौन सी मंजिल में? कितनी बार? कौन सी भाषा में? लिखो। इसकी तीसरी मंजिल में एट थर्ड फ्लोर, इसकी तीसरी मंजिल में एट थर्ड फ्लोर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया। वर्ड अल्लाह इज रिटन 9 टाइम्स इन अरेबिक लैंग्वेज। वर्ड अल्लाह इज रिटन 9 टाइम्स इन अरेबिक लैंग्वेज। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। इज रिटन, वर्ड अल्लाह इज रिटन 9 टाइम्स इन अरेबिक लैंग्वेज एट थर्ड फ्लोर। अच्छा, अब अपना सवाल तो ये उठ के आता है कि क्यों लिखवा दिया अल्लाह शब्द, क्यों लिखवा दिया? तो ऐसे शब्द अपने को कई बिल्डिंग्स के अंदर देखने को मिलते हैं। इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि हिंदू राजा अक्सर ये शब्द इसलिए लिखवा दिया करते, यदि कोई मुसलमान राजा का अटैक हो तो मूर्तियां देके तोड़ेगा वो, तो यदि ये शब्द लिखे हुए होंगे तो तोड़ेगा नहीं। ये शब्द देख के जल्दी से कोई इस बिल्डिंग को तोड़ के नहीं जाएगा। कल को खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या रहे कि इसको बचा पाए नहीं बचा पाए, और यदि कोई हमला हो तो इन अल्लाह ऐसे कोई शब्द, इस्लामिक प्रतीक के जो शब्द होंगे, इनको देख के बिल्डिंग को तोड़ा नहीं जाएगा। पर विजय स्तंभ को तो जब आप देखने जाते हो तब आपको लगता है कितना बुरी तरीके से बाहर से तोड़ा है। उसकी मूर्तियां हैं, मतलब बाहर चारों तरफ उसकी छोटी 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 मूर्तियां हैं, और ऐसे लगता है कि किसी बंदे ने इन मूर्तियों को बड़ी तन्मयता से तोड़ा है। ये तो तोड़ने का बहुत बारीक बारीक छोटी 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 मूर्तियां एकदम। तो उन छोटी छोटी मूर्तियों को तोड़ने के लिए आपको एक एक को मारना पड़ेगा। कि आप छेनी हथौड़ा लीजिए, एक एक पे छेनी लगा लगा हथौड़ा मारेंगे तब वो सारी मूर्तियां टूटेगी। वरना मान लो आपने बड़ा सा हथौड़ा चला दिया तो हो सकता है बीच में कोई छोटी सी मूर्ति रह जाए, वो टूटे ही नहीं। एक एक मूर्ति खंडित है, एक भी मूर्ति को साबुत नहीं छोड़ा। तो मैं कुंभा ने अंदर लिखवाया था अल्लाह, अगले ने अंदर गया ही नहीं, अगले ने कहा बाहर वाली तो तोड़ो फिर, तो बाहर वाली सारी मूर्तियां खंडित करके चला गया। तो ये हम कौन से स्तंभ की बात कर रहे हैं? विजय स्तंभ। उसके जीत के बाद 2 नाम क्या क्या है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। विष्णु भगवान को डेडिकेट है इसलिए विष्णु ध्वज गर्भ। मूर्तियां मूर्तियां इसलिए मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्व। ऊंचा कितना, चौड़ा कितना, मंजिल कितनी, उसमें मूर्तियां किसमें नहीं, वास्तुकारों के नाम किसमें? वास्तुकारों के नाम क्या क्या है? जेता, पुंजा, पोमान, नापा। अल्लाह किसमें लिखा हुआ? कितनी बार लिखा हुआ? कौन सी भाषा में लिखा? मैंने आपको बताया कि पहले कुछ भी बनाया करते उनके बाहर अभिलेख लगवाते। ऐसे अभिलेख जिनमें राजा महाराजाओं की तारीफें होती उनको बोलते प्रशस्तियां। क्या बोलते? तो इसकी प्रशस्ति का नाम है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति थी, जो कीर्ति टावर यूलोजी कह दो या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिख दो, बोले एक ही बात है। ये 2 बंदों ने मिलकर लिखी थी, 2 बाप बेटे थे, उन्होंने मिलकर लिखी। बाप का नाम था अत्रि भट्ट, क्या नाम था? और बेटे का नाम था आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट। इन दोनों ने मिलकर लिखी थी भाई। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन कौन है बताओ देखिए? अत्रि भट्ट और महेश। लिख लो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलोजी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलोजी।
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलॉजी। कैसे लिख लेते, अच्छा लगे वैसे लिख, जैसे तेरे को याद हो जाए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक, राइटर्स ऑफ कीर्ति टावर यूलॉजी। कौन कौन से राइटर बताओ देखे? अच्छा, कोई भी प्रशस्ति होगी उसमें राजा की प्रशंसा होगी, इसका मतलब राजा के बारे में बताया जाएगा क्या क्या किया उसने, यही तो होगा इस प्रशस्ति में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है इस प्रशस्ति के अंदर? बताया कि कुंभा कहां कहां जीत के आया था, तो कुंभा के विजय के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? कि उसने कहां कहां आक्रमण किया, कहां कहां से वो जीता, विजय अभियान है। इसमें बताया कुंभा ने कौन कौन सी किताबें लिखी, तो कुंभा की पुस्तकों की जानकारी है। इसमें बताया हुआ कुंभा की कौन कौन सी उपाधियां थी। तो आपको कोई पूछे कि कुंभा के लेखन कार्य पर प्रकाश हमें कौन सी प्रशस्ति डालती है, कोई पूछे कुंभा ने मालवा गुजरात को हरा दिया, हमें कहां से पता चलता है? कुंभा की फलानी फलानी उपाधियां थी, हमें कहां से पता चलता है? तो इस प्रशस्ति से कुंभा की क्या क्या जानकारियां मिलती है? विजय अभियान, साहित्य और, लिखो इस प्रशस्ति से, दिस यूलॉजी, इस प्रशस्ति से, दिस यूलॉजी, कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा, विक्ट्री कैंपेन्स, लिटरेचर एंड टाइटल्स ऑफ कुंभा, कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। कुंभा के विजय अभियान, साहित्य तथा उपाधियों की जानकारी मिलती है। किस किस की जानकारी मिलती है बताओ देखे? विजय अभियान, साहित्य और उपाधियों की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? कीर्ति स्तंभ। किस किस की जानकारी बताओ? कुंभा के विक्ट्री कैंपेन्स, कुंभा का लिटरेचर और कुंभा के टाइटल, मतलब विजय अभियान, साहित्य और उपाधियां, इन सब की जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है? कीर्ति स्तंभ। जो किस किसने मिलकर लिखी? अत्रि और मैं। अच्छा, ये स्तंभ बनाया कुंभा ने था, बाद में इस पे धीरे धीरे मौसम की मार पड़ती रही, एक बार बिजली गिरी ऊपर, बिजली गिरी तो इसमें दरारें आ गई, तो वापस इसको कोई रिकंस्ट्रक्ट जिसने करवाया था वो मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह है। वो कौन है? तो इसका पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? लिख लो, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह रिकंस्ट्रक्टेड इट, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह रिकंस्ट्रक्टेड इट, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह रिकंस्ट्रक्टेड इट। तो एक बार तो मेवाड़ महाराणा ने करवा दिया था, स्वरूप सिंह ने। अभी मुझे याद है, अभी ये कोरोना में फिर बिजली गिर गई थी 2020 में। ऊंची बिल्डिंग है तो गिर जाती है बिजलियां, एक बार फिर बिजली गिर गई थी। इस बार करवाया था महाराजा अशोक गहलोत ने। भाई तो सरकार ही करवाएगी और कौन करवाए? तो इस बार राजस्थान के महाराजा ने करा दिया, तब साहब मेवाड़ महाराणा ने करवाया था। अच्छा, कर्नल टोड था, और राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में लिखने वाला बंदा कौन है? जम्स्टोड। और जम्स्टोड इस बिल्डिंग को देख के कहता है कि यार ये बिल्डिंग दिल्ली की कुतुब मीनार के जैसी है। किसके जैसी है? इसका मतलब टोड इसकी तुलना किसके साथ कर रहा है? कुतुब मीनार। कौन कर रहा है? एक इतिहासकार और वे फर्ग्यूसन। कौन इतिहासकार वे? इन्होंने रोम के अंदर एक वो टावर था, वो टार्जन टावर, क्या नाम था? तो ये कहते हैं यार ऐसी कैसी बिल्डिंग रोम के अंदर है, रोम में उस बिल्डिंग का नाम क्या है? टार्जन टावर। तो टार्जन टावर के साथ तुलना कौन करता है? फर्ग्यूसन। और कुतुब मीनार के साथ तुलना कौन करता है? लिख लो, जम्स्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जम्स्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जम्स्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जम्स्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। जम्स्टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। जम्स्टोड कंपेयर्ड इट टू कुतुब मीनार। तथा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। एंड फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। तथा फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। एंड फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। ठीक है, अब अपना देश हो गया आजाद। देश आजाद होने के बाद में राजस्थान भारत का हिस्सा कर दिया गया। तो 15 अगस्त 1949 को, कब की बात है?
15 अगस्त 1949, 1949 में जो 15 अगस्त आई, तब भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि हम विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी करेंगे। विजय स्तंभ पर क्या करेंगे? डाक टिकट तो देखे होंगे, पोस्टल स्टैंप जो होते हैं। अच्छा, पोस्टल स्टैंप पे अलग अलग फोटो मिलेंगे आपको, कभी उन पर रविंद्रनाथ टैगोर का फोटो होगा, कभी मीराबाई का फोटो हो सकता है, महाराणा प्रताप का हो सकता है, लाल किला का हो सकता है, नेहरू जी का हो सकता है, मनमोहन सिंह का हो सकता है, किसी का, किसी पर सरकार जारी कर दे। कल को नरेंद्र मोदी पे जारी कर दे गवर्नमेंट, नेताओं पे जारी करते हैं, कवियों पे जारी करते हैं, बिल्डिंग्स पे जारी करते हैं। पर राजस्थान में पहली बार किसी बिल्डिंग पर यदि डाक टिकट जारी किया गया था तो वो विजय स्तंभ। वो कौन सा था? विजय स्तंभ। तो पहली बार डाक टिकट कौन सी बिल्डिंग पर हुआ? अब नया तो अपने को तारीख याद करनी है, कब हुआ। 1 रुपए का डाक टिकट था, 15 अगस्त 1949 को हुआ था, पर ये याद नहीं रखने, हो गए पुराने, करंट में हो तो तब याद रखते हैं। अब याद करने वाली बात यह है कि राजस्थान की पहली बिल्डिंग जिस पर डाक टिकट हुआ कौन सी थी? लिख लो। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है। विक्ट्री टावर इज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है। विक्ट्री टावर इज फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान, जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है, जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ऑन विच पोस्टल स्टैंप हैज बीन इशूड, जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ऑन विच पोस्टल स्टैंप हैज बीन इशूड, जिस पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ऑन विच पोस्टल स्टैंप हैज बीन इशूड, जिस पर क्या जारी किया जा चुका है? डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ऑन विच पोस्टल स्टैंप हैज बीन इशूड। अच्छा, आज भी यदि आप अपने पुलिस वालों को देखेंगे तो पुलिस वालों के कंधे पे विक्ट्री टावर, क्या लगा होता है उनके? विक्ट्री टावर। आप अपने ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स देख लो, सारी की सारी उठा के, राजस्थान बोर्ड की बुक के पहले पन्ने पर क्या बना होगा? विजय स्तंभ। इसका मतलब विजय स्तंभ इन दो का लोगो है ना, इनका एम्बलम है। एम्बलम का तो ज्यादा अच्छा शब्द होता है। किस किस का एम्बलम है विजय स्तंभ अपने? एक तो राजस्थान पुलिस का, और एक आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अपने जो आरबीएससी है, आरबीएससी का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह क्या है? विजय स्तंभ। लिख लो प्रतीक चिन्ह, एम्बलम या लोगो लिख लो इंग्लिश में, प्रतीक चिन्ह। आप पूरे शब्द लिखना, लिखना राजस्थान पुलिस पूरा लिखना, राजस्थान पुलिस। एक नंबर लगा के लिखो राजस्थान पुलिस। दूसरा लिखो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पूरा लिखना। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। किस किस का बताओ देखिए? राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो दो चीज हो गई आपके। एक तो हो गया आपके प्रतीक चिन्ह किस किस का? राजस्थान पुलिस का, किसका? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा। और सुनो देखो, ये तो अब है, आज की तारीख में राजस्थान पुलिस वालों के विजय स्तंभ लगा हुआ है। आज की तारीख में राजस्थान बोर्ड की सारी किताबों के ऊपर क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। जब तक देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात है, महाराष्ट्र में अपने क्रांतिकारी हुए थे वीर सावरकर। कौन हुए थे? और वीर सावरकर ने युवाओं का एक संगठन बनाया, कहा हम नया भारत बनाएंगे। कैसा भारत बनाएंगे? अंग्रेजों को निकालेंगे, और अंग्रेजों को निकाल के कैसा भारत बनाएंगे? नया भारत। तो उन्होंने अपने संगठन का नाम रखा अभिनव भारत। क्या रखा? और अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब क्या होता है? तो उन्होंने कहा अभिनव भारत बनाएंगे, मतलब क्या बनाएंगे? नया भारत। नासिक का एक संगठन था, कहां का? गौर करना इस बात पे, संगठन कहां का है? नासिक। लेकिन इस नासिक के संगठन का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ था। कहते हैं जो कोई बंदा अभिनव भारत का मेंबर बनना चाहता, उसको अभिनव भारत के ऑफिस में लेके जाते, और सामने उसके विजय स्तंभ की एक तस्वीर लगी होती, बड़ी सी दीवार पे चिपकी हुई तस्वीर थी, उसके आगे ले जाकर कसम खिलाते कि जिस प्रकार कुंभा ने विदेशियों से मेवाड़ की रक्षा की थी और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार हम हमारे भारत की विदेशियों से रक्षा करेंगे तथा नए भारत का निर्माण करेंगे। बड़ी बात है। देश की आजादी से पहले महाराष्ट्र की किसी संस्था का प्रतीक चिन्ह चित्तौड़ के बिल्डिंग का बनना अपने आप में अलग बात है ना। तो उस समय अपने चित्तौड़ का महाराष्ट्र से कोई लेना देना तो था नहीं, लेकिन फिर भी कुंभा की बातें, कुंभा की उपलब्धियां महाराष्ट्र के लोगों को भी इंस्पायर कर रही है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। यही तो बात हुई। तो एक और किसका प्रतीक चिन्ह रह चुका है ये? अभिनव भारत। लिख लो, 3 नंबर लगा लो, अभिनव भारत। अभिनव भारत। और कोष्टक में लिख लो वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। वीर सावरकर का क्रांतिकारी संगठन।
पंखा बंद करवाऊं? बंद क्यों है? अरे ऐसे क्या कर रहे हो, अब तो गर्मी आ गई है। थोड़ी सी देर बंद कर दे भाई, फिर वापस चला लेना। वीर सावरकर का क्रांतिकारी। आज तो मैं 7 से 9 वाले बैच में बच्चों की शिकायत थी कि हमारे ऐसे ही चलाओ, ऐसे ही नहीं चल रहे। मैं कह रहा था यार थोड़े दिन तो रुक जाओ यार, गांव में कहते हैं आती सर्दी जाती सर्दी लाग जा। तो मैं कहा, यार जाती हुई सर्दी है कहीं लग जाएगी। तो नहीं नहीं सर ऐसे ही चलाओ, कोई जाती हुई नहीं है, कुछ ही नहीं होगा। अच्छा। अच्छा कोरोना तो चला गया पूरा, आगे है थोड़ा बहुत पड़ा है अभी तक। अच्छा चलो, वो रसिया वाले मैटर ने ये तो काम ठीक किया, भूल गए। है ना, ये एक मानसिक रूप से अपने यूं डटे हुए थे कोरोना की तरफ। आजकल अखबारों में कोई न्यूज नहीं, अपने सारे टीवी चैनल पर यही आ रहा है कि रूस कब करेगा यूक्रेन पर हमला, या कब कर लेगा उस पर कब्जा। तो वो तो मीम बनते हैं ना बीच में, कि अपने टीवी चैनल ने कहना शुरू कर दिया कि रूस 24 घंटे में कर सकता है यूक्रेन पर हमला, पुतिन 24 घंटे में कर लेंगे यूक्रेन पर कब्जा। तो कि पुतिन ने अपने टीवी वालों को फोन किया कि थोड़ा टाइम और दो, 24 घंटे थोड़े कम पड़ रहे हैं, आपने ऐलान तो कर दिया देखो। थोड़ा टाइम और दे दो आप। तो आजकल टीवी चैनल पे इन सब जगह वही है, और माहौल ही होता है, जैसी बातें होने लगती है वैसा ही अपना दिमाग ही हो जाता है। पहली लहर आई थी कोरोना वाली, तब बातें वैसी थी, तो एक भी आदमी घर से बाहर निकलने के लिए भी तैयार नहीं था। धीरे धीरे बातों का थोड़ा मूड चेंज होता गया, वैसे वैसे लोग भी बाहर निकलने लग गए। और इस बार तो कोरोना आया तो हमने कोरोना की बेइज्जती कर दी, हमने माना ही नहीं है। तो कोरोना बापड़ा ढंग से पहले कह रहे थे जनवरी फरवरी में पीक आएगी, बहुत भयंकर आएगा, इस बार तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी कम पड़ जाएंगे, हॉस्पिटल भी भर जाएंगे, पर इस बार ऐसा कुछ ही नहीं हुआ। है ना, हॉस्पिटल वाली न्यूज तो आई नहीं थी। बीमार हुए अपने सारे ही हुए थे, सबके सर्दी जुकाम हुई, पर सर्दी जुकाम को तो अपने को समझते ही नहीं है ना भाई। अपने तो गांव में वैसे कहते हैं भाई जुकाम दवाई लोगे तो 7 दिन में ठीक होगी, और नहीं लोगे तो 1 सप्ताह में होगी। तो भाई जुकाम बुखार इनकी क्या दवाइयां लेनी यार, वैसे ठीक हो आ जाएगी। तो काढ़े वाडे पी के भी लोग यूं टाइम पास कर ही लेते हैं अपने। तो इस बार कोरोना ने पहले तो थोड़ा आया ही कम था, हमने बेइज्जती कर दी। तो कोरोना ने कहा कि इस बार अब मैं भारत में दोबारा नहीं जाऊंगा। और फिर वो वैक्सीन भी लग गई थी, वैक्सीनेटेड भी हो गए थे तब तक लोग, और पहली लहर में अपने सबके ही हो गया था। है ना, कईयों को पता चल गया और कईयों को पता नहीं चला। तो अपने अंदर जा चुका था वायरस, जा चुका था। वायरस वाली बीमारी में यही है, एक बार अंदर वायरस चला गया उसके बाद जल्दी से वायरस आप पर असर नहीं करता है। वो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर अपने हिसाब से क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है। अब थोड़ी आएगी लहर वापस, क्या अब जून में मराएगा यार तुम ऐसे? अखबार में अखबार वाले लहर कभी भी ला सकते हैं। तो वो मेरा बताया हुआ, अपने पत्रकार वो बनते हैं जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं होता, तो वो बाद में लहर कहीं ला सकते हैं। तो किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ देखे? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत। अभिनव भारत किसका संगठन था? है ना, ये सारी विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की बातें। एक बार पढ़ो आप, 2 मिनट पढ़ो, फिर मैं और देखता हूँ। एक बार अभी पढ़ो, मैं रिवीजन कराता हूँ बाद में वापस। सारी बातें एक साथ देखो।
कौन सी बिल्डिंग पढ़ रहे थे हम? जीत के बाद बनवाएगी, इसलिए दो नाम बताओ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को समर्पित है इसलिए विष्णु, मूर्तियां मूर्तियां इसलिए मूर्तियों का जायब घर भारतीय मूर्ति कला का। ऊंचा कितना, चौड़ा कितना, मंजिल कितनी, मूर्तियां किसमें नहीं, वास्तुकारों के नाम, नाम क्या क्या? जेता, पुंजा, पोमा, नापा। अल्लाह किसमें लिखा हुआ, कितनी बार, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में? उसके बाद हम पढ़ रहे जिसकी प्रशस्ति किस किसने लिखी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। हमें क्या क्या बताती है कुंभा के? कुंभा का, कुंभा की टूट गया तो पुनर्निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? स्वरूप। जेम्स स्टोर्ड किससे तुलना करता है? फर्ग्यूसन किससे करता है? टार्जन टावर कहां पे था? रोम के अंदर था। ये राजस्थान की पहली इमारत है, इस पर क्या जारी किया गया? किस किस का प्रतीक चिन्ह है? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत। अभिनव भारत किसका संगठन था? किसका था? अच्छा अब सुनना, देखो इधर देखना। हमने पढ़ा कि चित्तौड़ के किले में एक बिल्डिंग है, उसका नाम क्या है? विजय स्तंभ। उसी का एक और नाम क्या है? कीर्ति स्तंभ। जो किसने बनवाई? कुंभा। जो कितने मंजिल की है? 9। और किसको डेडिकेट है? ये जानकारियां पड़ी, बड़ी बड़ी सी बातें ये। अच्छा, चित्तौड़ के किले में इस कुंभा वाले कीर्ति स्तंभ से बहुत पहले का एक कीर्ति स्तंभ और बना हुआ है, पहले से बना हुआ था वो ना, ये भी चित्तौड़ के किले में, इसका नाम भी क्या है? कीर्ति स्तंभ। पर कुंभा वाला जहां 9 मंजिल का, ये कितने मंजिल का है? 7 मंजिल का। कुंभा ने तो हम कहते हैं सारंगपुर युद्ध में जीत के बाद बनवाया। सारंगपुर युद्ध कब है? 1437, मतलब उसके बाद का है। ये बहुत पहले का है, ये 12वीं शताब्दी का है। कौन शताब्दी का है? 1177 के आसपास उस टाइम में बना हुआ है, 12वीं शताब्दी का ये बना हुआ है। उस टाइम यहाँ मेवाड़ में राजा हुआ करते कुमार सिंह। कौन थे? लेकिन जहां कुंभा वाला, कुंभा ने खुद ने बनवाया था, राजा ने बनवाया था, कुमार सिंह के शासन काल में बना था, लेकिन कुमार सिंह ने नहीं बनवाया। ये जैनों के एक व्यापारी हुए थे, जैन व्यापारी थे, जीजा साहब बघेरवाल। क्या नाम था? उसने बनवाया था, है ना, जीजा साहब बघेरवाल नाम का एक जैन व्यापारी था, उसने बनवाया था। जैनों के जो पहले भगवान है उनका नाम है ऋषभ देव। क्या नाम है? कौन है ऋषभ देव? जैनों के, जैनों के दो शब्द बोलो, कौन से भगवान? पहले भगवान। पहले को बोलते हैं आदि, भगवान को कहते हैं नाथ, इसलिए ऋषभ देव जी का एक नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? कुंभा वाला जहां विष्णु भगवान को डेडिकेट है, कि जीजा साहब बघेरवाला किसको डेडिकेट किया गया? आदिनाथ, इसलिए नाम पड़ गया आदिनाथ स्तंभ। क्या नाम पड़ गया? आदिनाथ जी को डेडिकेट कर दो या किसको डेडिकेट कर दो? ऋषभ देव। तो 2 कीर्ति स्तंभ है चित्तौड़ के किले में। कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है? 9। दूसरे वाला कितने का है? 7। एक किसने बनवाया था? कुंभा। दूसरे वाला किसने बनवाया? जीजा साहब अग्रवाल। एक किसको समर्पित? एक किसको समर्पित? लेकिन ये वाला जो था उस टाइम मेवाड़ का राजा कौन था? कुमार सिंह। ये कौन सी शताब्दी की बात है? और कुंभा वाली बात है 15वीं। 1400 समथिंग है तो शताब्दी कौन सी होगी? 15वीं। मतलब 300 साल पहले एक और बन गया था। चित्तौड़ किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? एक कितने मंजिल का? दूसरा, एक किसने बनवाया? दूसरा किसने बनवाया? एक किसको समर्पित है? दूसरे वाला किसको है? ऋषभ देव का दो है, किसको कर दो? आदिनाथ। पहले बड़ी बात है। हेडिंग डालो कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कीर्ति टावर, कीर्ति स्तंभ या कीर्ति टावर लिखो। चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। चित्तौड़ के किले में कितना मंजिला इमारत है? देखो 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, 12वीं शताब्दी में, इन 12th सेंचुरी एडी, कुमार सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जीजा साहेब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहेब बघेरवाल बिल्ट इट। जीजा साहेब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहेब बघेरवाल बिल्ट इट। जीजा साहेब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहेब बघेरवाल बिल्ट इट। जीजा साहेब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जीजा साहेब बघेरवाल बिल्ट इट। यह
आदिनाथ को समर्पित है। कोष्टक में लिख लेना ऋषभ देव। यह है आदिनाथ को यह भगवान आदिनाथ को पूरा लिखना, यह है भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। यह है भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। यह है भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। अतः इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ टावर। अतः इसे क्या कहा जाता है? आदिनाथ। ये दूसरे वाले कीर्ति स्तंभ की जितने भी बातें इनको बॉक्स में बंद कर लो, क्योंकि इनका कुंभा से कोई भी लेना देना नहीं है। ये हमने केवल इसलिए पढ़ा ताकि पहले वाला और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, हमें पता रहे कि कीर्ति स्तंभ कितने हैं। दो। एक कितने मंजिल का है? 9। दूसरे कितने मंजिल का है? 7। एक कौन सी शताब्दी में बना? 15वीं। एक कौन सी में बना? 12वीं। एक कौन से राजा के टाइम बना? कुंभा। दूसरा कौन से राजा के टाइम बना? कुमार सिंह। कुंभा वाला कुंभा ने बनवाया। कुमार सिंह के शासनकाल वाला जीजासा कुंभा ने जहां विष्णु को डेडिकेट किया। जीजासा अग्रवाल जैन था तो उसने जैनों के पहले भगवान जी ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी को किया, इसलिए इधर वाला विष्णु ध्वज कहलाता है, उधर वाला आपके आदिनाथ स्तंभ कहलाता है। बोले पड़ी। अब कौन सवाल पूछ रहा था? किसने सवाल पूछा था आपसे? ठीक है, रेडी? सवाल पूछा था, आंसर मिल गया आपको। अच्छा, ये तो कुंभा के विजय स्तंभ की बात है। किसकी बात है? विजय स्तंभ। एक राइटर में कवि राजा श्यामल दास जी। कौन राइटर में? कवि राजा श्यामल। अभी बहुत बाद के 19वीं शताब्दी के एक राइटर, 1880 के आसपास के मेवाड़ के एक राइटर थे। मेवाड़ में एक राणा जी वे थे, सज्जन सिंह जी। कौन राइटर वे थे? सॉरी, राणा कौन थे? सज्जन सिंह। और सज्जन सिंह जी के टाइम में वहां पर एक राइटर, विजन राइटर का नाम क्या है? श्यामल। और श्यामल दास जी ने एक बुक लिखी, इस बुक का नाम है वीर विनोद। बुक का नाम क्या है? किसकी बुक है वीर विनोद? कवि राजा श्यामल दास। कौन सी बुक है? और वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास जी लिखते हैं कि मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले? टोटल किले कितने? 14। इनमें से कुंभा अकेला 32 बनवा गया था। तो स्थापत्य कला का जनक तो हो गया यार, कि टोटल किले कितने? 84, उसमें अकेले 32 तो किसने बनवा दिए? 40% के आसपास तो अकेला वही बनवा के चला गया। तो मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, ऐसा हमें कौन सी बुक बताती है? वीर विनोद। ये इस बुक का राइटर कौन है? लिखो, लाइन चेंज करके लिखो अलग से। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। कुंभा बिल्ट 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। कुंभा बिल्ट 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। मेवाड़ के 84 में से कितने किले बनवाए थे? 32। अब सारे 32 तो अपने क्यों पढ़े? कुछ प्रमुख प्रमुख जो कुंभा ने बनवाए वो देख ले। लिख लो प्रमुख किले, प्रोमिनेंट फोर्ट्स, प्रमुख किले। तो लिख लो आप कुंभलगढ़। राजसमंद जिले के अंदर कुंभा ने एक किला बनवाया था और इस किले का नाम क्या है? कुंभलगढ़। क्या नाम है किले का बताओ देखे? कुंभलगढ़। राजसमंद कहां पर है? राज। अच्छा, ऐसा कहा गया भाई कुंभलगढ़ क्यों बनाया गया? आपके पास में चित्तौड़गढ़ जैसा बड़ा किला था तो फिर कुंभलगढ़ बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो चित्तौड़गढ़ का किला यदि आप कभी देखने जाएंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे, चित्तौड़गढ़ का किला एक सिंगल पहाड़ी पे बना हुआ है। एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे कौन सा किला बना हुआ है? चित्तौड़। इसका मतलब यदि दुश्मन उस पहाड़ को घेर ले तो आपकी सप्लाई कट। यदि एक पहाड़ को दुश्मन घेर के बैठ गया तो आपकी सप्लाई क्या कर देगा? तो इनको लगा एक किला ऐसा होना चाहिए जिसको घेरा नहीं जा सके, इसलिए देखो कुंभलगढ़ विशाल काय बनाया हुआ है। 36 किलोमीटर लंबी तो दीवार है, लग घेर देखे। अब की बार घेरो इसको, कहां कहां घेरो? 36 किलोमीटर में फौज लगानी है आपको, तो कितने पहाड़ बीच के अंदर आए होंगे तब जाके किला बना होगा। तो कहा गया कि कल को संकट आ जाए
और चित्तौड़ के किले में गिर जाएं तो कोई दूसरा किला तो अपने पास, अपने लोग यार बड़ी सेना चित्तौड़ के अंदर तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो कौन से किले के अंदर जा सकते हैं? तो कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। कैसी राजधानी थी? लिखो, यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की कैसी राजधानी थी? संकटकालीन राजधानी थी। अच्छा, मैंने बताया था कुंभा ने मारवाड़ पे भी कब्जा कर लिया था। आंवड़ बांवड़ वाली संधि होने से पहले कुंभा के पास में मेवाड़ भी था और मारवाड़ भी था। कुंभलगढ़ ऐसी लोकेशन पर है कि यहाँ पे बैठ के आप मारवाड़ की भी रक्षा कर सकते हो और मेवाड़ की। अगले के बाद दोनों रहेंगे, दोनों की रक्षा करनी है, तो कुंभलगढ़ का नाम ही पड़ गया कि मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ का सिक्योरिटी गार्ड हो, जो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की क्या करता हो? रक्षा करता हो। लिख लो, इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज, इट इज नोन एज सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़, कि मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज नोन एज, इट इज कॉल्ड एज सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमा। अच्छा, किसने बनाया? इसका वास्तुकार कौन था? इसके वास्तुकार का नाम है मंडन। क्या नाम है? लिख लो, वास्तुकार, आर्किटेक्ट मंडन। वास्तुकार कौन था इसका? कौन से किले का वास्तुकार है मंडन? कुंभलगढ़। इस कुंभलगढ़ के विशाल का एक किले का वास्तुकार कौन है? मंडन। अच्छा, इस कुंभलगढ़ किले में सबसे ऊपर जो एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? और कहते हैं उसमें कुंभा खुद रहा करता था कटारगढ़ के अंदर। और कटारगढ़ इतना ऊंचा बना हुआ, इतना ज्यादा ऊंचा है कि वहां पे बैठ के पूरा मेवाड़ दिख जाता है। इसलिए नाम पड़ गया मेवाड़ की आंख, कि यहाँ पे बैठ के कुंभा पूरे मेवाड़ पर नजर रखता था, इसलिए मेवाड़ की नजर कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसको? लिखो, इसका सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। इस किले का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। कटारगढ़ इज हाईएस्ट पैलेस ऑफ दिस फोर्ट। इस किले का सबसे ऊपरी भाग कटारगढ़ है। कटारगढ़ इज हाईएस्ट पैलेस ऑफ दिस फोर्ट। इस किले का ऊपरी भाग कटारगढ़ है। कटारगढ़ इज हाईएस्ट पैलेस ऑफ दिस फोर्ट। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा, जो कि कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा, जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा, जो कुंभा का कैसा आवास था? निजी आवास था। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसको? कटारगढ़ को ना। कटारगढ़ को क्या कहा जाता? मेवाड़ की। भाई वहां बैठ के मेवाड़ पे नजर, मेवाड़ की नजर लिख सकते हो, मेवाड़ की नजर कहा जाता। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। वही बात आ गई, कोई किला महल मालिए कुछ बनेंगे, उनके बाहर क्या लगेंगे? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की तारीफ है उनको क्या बोलते हैं? प्रशस्तियां। तो इसके बाहर जो प्रशस्ति होगी उसका नाम क्या हो गया? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अच्छा बताओ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस किसने लिखी थी? अत्रि भट्ट और बाप बेटे थे। अत्रि भट्ट पिता था और महेश भट्ट पुत्र था। यहाँ पर बाप नहीं है, खाली बेटा लिख के गया। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश भट्ट है। कौन है? लिख लो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश भट्ट। राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक बराबर लिख लो महेश भट्ट। राइटर ऑफ कुंभलगढ़ यूलॉजी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक महेश भट्ट। कौन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति का लेखक? बताओ देखे। अच्छा, एक बात आपने पढ़ी हुई है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया था। पढ़ा था? वो यही प्रशस्ति याद रहेगा। अभी लगवा कौन रहा है प्रशस्ति? कुंभा। तो यार कुंभा खुद की तो तारीफ करवाएगा, तो कुंभा इसके अंदर अपने बारे में लिखवाता है। कुंभा कहता है मैं धर्म एवं पवित्रता का अवतार हूं। किसका अवतार हूं? धर्म एवं पवित्रता। अच्छा, अपने पढ़ते हैं भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, पवित्रता कम होगी, अपवित्रता बढ़ेगी, पाप बढ़ेंगे, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं क्या लूंगा? अवतार। कुंभा कहता है इस बार मैंने ले लिया। अपुनिश भगवान है भाई साहब, चिंता मत करो। तो अपने आप को क्या बताता? धर्म एवं पवित्रता का अवतार। और वो कहता है मैं उतना ही बड़ा दानवीर हूं जितना बड़ा दानवीर कर्ण हुआ था, या जितना बड़ा दानवीर भोज हुआ था। राजा भोज का नाम सुनते हैं आपने? कहां तो राजा भोजन, कहां गंगू तेली, बातें करते हैं। तो कुंभा कहता मैं उतना ही दानवीर हूं जितना दानवीर कौन था? कर्ण और भोज। और मैं किसका अवतार हूं? लिखो,
इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलोजी, इस प्रशस्ति में, इन दिस यूलोजी, कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कुंभा इज रेफर्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस, कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार, कुंभा इज रेफर्ड एज, रेफर किया गया, कुंभा इज रेफर्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस, इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस, तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है, एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज, तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है, एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज, तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है, एंड डोनर लाइक कर्ण एंड भोज। कर्ण तथा भोज के समान क्या बताया गया। फिर कुंभा ने सिरोही के अंदर एक किला बनवाया बसंतगढ़, कौन सा बनवाया, 2 नंबर लगा के लिख लो बसंतगढ़। ये बसंतगढ़ वही है जहां धंधुक की बेटी लाहिणी देवी सूर्य मंदिर और लाहिणी बावड़िया सरस्वती बावड़ी का पुनर्निर्माण करवाती है, पढ़ते हैं अपने, वही बसंतगढ़ है। तो उस बसंतगढ़ कुंभा, अब मैं बता ही रहा था अभी, कुंभा सिरोही साइड में कब्जे कर लेता है, कब्जे करता है, इसीलिए तो बेचारा सहसमल देवड़ा किसका साथ देता है, गुजरात वालों का, तो गुजरात वालों को देता है। तो कुंभा ने जहां कब्जे किए वहां पर बनवाए किले, तो सिरोही के अंदर कौन सा किला बनवाया उसने, बसंतगढ़। तो कुंभलगढ़ कौन से जिले में, राजसमंद, और सिरोही में कौन सा, अच्छा सिरोही में उसने एक किले पे कब्जा और किया, पहले से बना हुआ एक किला था अचलगढ़, कौन सा किला था, तो उसने कब्जा अचलगढ़ पहले से, क्योंकि देखो अपने तो पढ़ते हैं अचलगढ़ में धारावर्ष की मूर्ति लगी हुई है, पढ़ते हैं, तो अचलगढ़ किला तो पहले से, इसने कब्जा किया यहाँ पे, और कब्जा करने के बाद इसका पुनर्निर्माण करवाया, क्या करवाया, 3 नंबर लिखो अचलगढ़। फिर मैं आगे बताता हूं, 3 अचलगढ़, अचलगढ़ भी कहां पर पड़ता है, सिरोही। आगे लिख लो 1453 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, 1453 एडी कुंभा रिकंस्ट्रक्टेड इट, 1453 ईस्वी में, इन 1453 एडी 1453 ईस्वी में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, कुंभा रिकंस्ट्रक्टेड इट, कुंभा ने क्या करवाया था, इसका पुनर्निर्माण, क्या करवाया कुंभा ने, अच्छा इसमें कुंभा और कुंभा के बेटे दोनों की मूर्तियां लगी हुई है, कुंभा का बेटा था उद्दा, कुंभा का बेटा कौन था, तो अचलगढ़ किले में किस किस की मूर्तियां बताओ देखे, कुंभा और उसके बेटे उद्दा, लिखो इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है, स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट, इस किले में कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है, स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड इन दिस फोर्ट। एक परमार राजा की मूर्ति है जिसमें एक तीर से 3 भैंसों को बींद रहा है, वो धारावर्ष परमार, और एक गोहिल राजा की अपने बेटे के साथ मूर्ति है, तो वो राजा कौन है, कुंभा, और उसका बेटा कौन है, उद्दा। अच्छा कुंभा ने जब इस सिरोही वाले इलाके में कब्जा किया, तो यहाँ सिरोही वाले इलाके के अंदर एक जनजाति रहती थी, वो जनजाति थी मेर, कौन सी जनजाति थी, और मेर लूटपाट कर लिया करते, तो लोग आए कुंभा के पास कि राजा जी हम आपको टैक्स देते हैं, तो हमारी रक्षा करो यार, और ये मेर लूट लेते हैं, तो कुंभा ने कहा चलो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो कुंभा एक किला बनाता है मचान, कौन सा किला बनाता है, तो सिरोही में एक और किला बनाया गया मचान, और जो सुनो बात, पहले बातें सुना करो आप थोड़ी, किले हमेशा इसलिए बनाए जाते थे ताकि वहां पर सेना रखी जा सके, किले में कौन रहा करती थी, सेना, सेना रखने रहने के लिए किले हुआ करते, ताकि वहां से सुरक्षा बहुत ढंग से की जा सके, कि सेना यदि किले के अंदर रहेगी तो बाहर से कोई भी आक्रमण होगा तो सेना उसका अंदर से जवाब दे सकती है। तो मेरों पर नियंत्रण के लिए जो किला बनाया गया था, मेरों पर नियंत्रण के लिए सेना जहां पे रहती थी, जो किला था वो किला कौन सा है, मचान भी सिरोही के अंदर, मचान भी कहां पे, तो लिख लो मचान किला या मचान दुर्ग, मचान फोर्ट, आप इतना लिखो केवल मचान फोर्ट। आगे लिख लो मेरों पर नियंत्रण हेतु, तो कंट्रोल मेयर्स, मेरों पर नियंत्रण हेतु, ये भी सिरोही में था मचान वाला भी, मेरों पर नियंत्रण हेतु, तो कंट्रोल मेयर्स, किस पर नियंत्रण करने के लिए, मेयर्स, मेरों पर नियंत्रण हेतु, तो कंट्रोल मेयर्स। उदयपुर के अंदर एक पठार पड़ता अपने भोमट, कौन सा पठार है, अगला लिखो भोमट किला, उदयपुर के अंदर, उस पठार पर बनाया इसलिए भोमट फोर्ट।
बहुमठ किला, बहुमठ फोर्ट। कौन सा किला है? बहुमठ किला। आगे लिख लो, भीलों पर नियंत्रण हेतु। यहां पर एक जनजाति और थी भील, लिखो भीलों पर नियंत्रण हेतु, तो कंट्रोल भील्स, भीलों पर नियंत्रण हेतु। किस पर नियंत्रण के लिए? भीलों पर। कौन सा बनाया गया? बहुमठ। ये थोड़े मुख्य मुख्य से किले, वापस देख लो एक बार। सबसे मुख्य किला तो कौन सा? कुंभलगढ़। मेवाड़ की कैसी राजधानी? मेवाड़ मारवाड़ का। वास्तुकार कौन था? ऊपरी भाग कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ की। खुद कौन रहा करता था इसमें? कुंभा। प्रशस्ति किसने लिखी? और इसमें कुंभा को क्या बताया गया है? धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान। एक सिरोही में और कौन सा किला? सिरोही में और कौन सा किला? लेकिन इसका उसने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। मूर्तियां किस किस की है? मेरों पे नियंत्रण के लिए और भीलों पे नियंत्रण के लिए। विजय स्तंभ, किले। फिर कुंभा ने खूब सारे मंदिर बनवाए थे, लिखो मंदिर, प्रमुख मंदिर, प्रोमिनेंट टेम्पल्स। हम जब पढ़ ही रहे हैं कि स्थापत्य कला का जनक था, तो फिर स्थापत्य कला में खूब सारी चीजें होगी। टावर बनवाएगा, किले बनवाएगा, मंदिर बनवाएगा। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं कि कुंभा भले ही शिव जी का भक्त था, उसके बावजूद जब उसने विजय स्तंभ बनवाया तो किसको डेडिकेट किया उसने? विष्णु। तो उसने विष्णु भगवान का एक मंदिर बनवाया, कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? कुंभा ने कहा मेरे स्वामी है भगवान विष्णु, तो कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर। कुंभ स्वामी मंदिर कौन से भगवान जी का बताओ? विष्णु भगवान का। कुंभ स्वामी टेम्पल तीन जगह सुनना, देखो। एक तो अपनी राजधानी में, तो इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती? चित्तौड़। तो चित्तौड़ के किले के अंदर बनवाया। संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़। तो एक कहां पर बनवा दिया इसने? कुंभलगढ़ के अंदर बनवा दिया। और एक किले का पुनर्निर्माण करवाया था, वो कौन सा है? अचलगढ़। तो एक कहां पर बनवा दिया? अचलगढ़। तो कुंभ स्वामी का मंदिर तीन जगह पे बनवाया, बताओ कहां कहां पे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। कौन सा मंदिर? कुंभ स्वामी। कौन से भगवान जी का है? याद रहेगा? ऐसे कैसे उतार लोगे? उतार लो। कुंभ स्वामी टेम्पल विष्णु भगवान का टेम्पल है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। कौन कौन से किलों में बनवाया गया बताओ देखिए? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। अच्छा, अपने देलवाड़ा पढ़ रहे थे ना? देलवाड़ा। देलवाड़ा के अंदर हमने पढ़ा था कि विमल साहा ने आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। वस्तुपाल तथा तेजपाल ने नेमिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा ने कहा अपने पीछे क्यों रहे? और कुंभा ने भी एक जैनों का मंदिर बनवा दिया यहाँ पे, कुंथुनाथ। कौन सा जैन मंदिर बनाया? कुंथुनाथ जैन मंदिर। कहां पर बनाया गया? देलवाड़ा। किसने बनवाया? लिख लो, देलवाड़ा में कुंथुनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। कुंथुनाथ जैन टेम्पल was constructed at देलवाड़ा। देलवाड़ा कहां पर? सिरोही। देलवाड़ा में कुंथुनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। कुंथुनाथ जैन टेम्पल was constructed at देलवाड़ा। देलवाड़ा में कुंथुनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये भी किसने करवाया? आपके कुंभा। कुंथुनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया। और सुनना, देखो बात। कुंभा के दरबार में एक जैन थे, वेलका भंडारी। जैन कौन थे? क्या नाम बंदे का बताओ देखे? कुंभा के कोषाध्यक्ष है। कौन है कुंभा के कोषाध्यक्ष? समझते हो ना? खजांची, खजाना से ट्रेजरार, जो ट्रेजरी संभालते हैं उनकी, उसका नाम क्या बंदे का? वेलका भंडारी। जैन थे। वेलका भंडारी कौन थे? जैन। तो ये कुंभा के पास आए और कुंभा को कहा, कुंभा जी मैं यार हमारे जैनों में भगवान जी वे उनका मंदिर बनवाना चाहता हूँ। कुंभा ने कहा बनवाओ। तो इन्होंने चित्तौड़ के किले में एक मंदिर बनवाया, शांतिनाथ जैन मंदिर। कौन सा मंदिर बनाया? तो नाम तो क्या था मंदिर का? शांतिनाथ जैन। बाद में ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर के पास में कुंभा की बेटी की शादी की गई। तो कुंभा की बेटी की शादी की तो वहां पे चौरी बनाई। चौरी समझते हो? मतलब मंडप, शादी वाला जो मंडप होता है। तो बाद में धीरे धीरे लोगों ने इसका नाम निकाल दिया श्रृंगार चौरी। क्या निकाल दिया? कि यहाँ पे वो चौरी का श्रृंगार किया गया था, इसलिए धीरे धीरे लोग क्या बोलने लगे इस मंदिर को। पर आप दोनों एक ही बात है, भले ही आप इसको श्रृंगार चौरी बोलो या भले ही आप इसको क्या बोलो, शांतिनाथ जैन मंदिर। कहां पे बनाया गया? चित्तौड़। किसने बनवाया? वेलका भंडारी। वेलका भंडारी कौन था? कुंभा का।
मतलब कुंभा ने नहीं बनवाया, कुंभा के कोषाध्यक्ष ने बनवाया, चित्तौड़ के किले में बनवाया, लेकिन बना तो कुंभा के टाइम में ही। लिखो 3 नंबर लगा के लिखो, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेल का भंडारी ने। है? कोई बात नहीं, वे सॉरी सॉरी शक्तिमान। बच्चों ये 2 नंबर है। लिखो, इतना बड़ा गुनाह किया मैंने, क्या मैं नरक से बच सकता हूं? लिखो, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेल का भंडारी ने, वेल का भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेल का भंडारी ने, वेल का भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेल का भंडारी ने, वेल का भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेल का भंडारी ने चित्तौड़ में शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। कोष्टक लिख लेना, श्रृंगार चौरी। चित्तौड़ में शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्ट शांतिनाथ जैन टेम्पल एट चित्तौड़। कोष्टक लिखना, श्रृंगार चौरी। चित्तौड़ में शांतिनाथ जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, बिल्ट शांतिनाथ जैन टेम्पल, बिल्ट शांतिनाथ जैन टेम्पल एट चित्तौड़। चित्तौड़ में शांतिनाथ, कोष्टक में क्या लिखोगे? श्रृंगार चौरी। तो श्रृंगार चौरी का दो या क्या का दो। अब है ना, कई बार को ये पूछेगा श्रृंगार चौरी मंदिर वास्तव में क्या है? एक जैन मंदिर, एक हिंदू मंदिर, एक बौद्धों का मठ तथा एक माता जी का मंदिर। जैन मंदिर है, थोड़ा याद रहेगा। तो श्रृंगार चौरी मंदिर का दो या क्या का दो इसको? शांतिनाथ जैन मंदिर है ना। किसने बनवाया? वेल का भंडारी। वेल का भंडारी कौन था? कुंभा का कोषाध्यक्ष। इसका मतलब कुंभा जैनों के साथ भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। उसका कोषाध्यक्ष एक जैन है और उसने जैनों को मंदिर, सॉरी, मंदिर बनाने के लिए जमीन भी दान में दी है। जमीन तो कुंभा की रही होगी। अच्छा, ये जब बातें सुनी लोगों ने, तो लोगों ने कहा अरे यार कुंभा तो जमीनें बांट रहा है। तो कुंभा के पास में एक बड़े सेठ आए, उन सेठ का नाम था धरणकसा। सेठ का नाम क्या था? एक जैन व्यापारी थे, जैन सेठ थे। ये कुंभा के पास आए और उन्होंने कहा कुंभा जी, मैंने सुना है आप मंदिर वंदिर बनाने के लिए जमीन दान में देते हैं। कुंभा ने कहा मंदिरों के लिए जमीन की कहां कमी, आप कहोगे उतनी जमीन दे दूंगा, कहां देनी है बताओ। तो साहब ये पाली वाले इलाके में दे दो। कौन से इलाके में दे दो? तो कुंभा ने कहा ठीक है, बताओ कितनी जमीन दो? 10 बीघा दे दूं? उनका नहीं साहब, थोड़े ज्यादा मंदिर बनाने हमें वहां पे। तो कुंभा ने कहा चलो तो 25 बीघा, थोड़ी और कर दो। कौन ने कहा 50। 99 बीघा जमीन दान में दी थी। कितनी बीघा जमीन दान में दी थी? और 99 बीघा जमीन में उस सेठ ने महानतम महानतम मंदिर बनवाए, जिनको हम रणकपुर के जैन मंदिरों के नाम से जानते हैं। तो जो रणकपुर के जैन मंदिर है वो कौन से राजा के शासनकाल में? बोले कुंभा। कुंभा ने नहीं बनवाए, किसने बनवाए थे? 4 नंबर लगा के हेडिंग डालो, रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल्स। रणकपुर कहां पड़ता है? रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन टेम्पल्स, रणकपुर जैन मंदिर। मैं बताऊं वैसे लिखना। लिखो 1439 ईस्वी में, 1439 एडी, 1439 ईस्वी में 1439 एडी, जैन व्यापारी धरणक साहा ने, जैन मर्चेंट धरणक साहा है, जैन व्यापारी धरणक साहा ने, जैन मर्चेंट धरणक साहा है, जैन व्यापारी धरणक साहा ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, बिल्ट दीज टेम्पल्स। इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, बिल्ट दीज टेम्पल्स। इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, बिल्ट दीज टेम्पल्स। अब खूब सारे मंदिर है ना, एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, एक मंदिर नहीं है, मंदिरों का समूह है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है। इनमें सबसे अच्छा जो मंदिर है ना, उस मंदिर का नाम है चौमुखा। उस मंदिर का नाम क्या? सुनना बातें फिर अपने लिखते हैं। देखो क्या नाम मंदिर का, बोलो। चौमुखा। चौमुखा का मतलब है 4 मुख। क्या हो गए? किसके 4 मुख? तो इसमें जो मूर्ति बनी हुई है ना, उस मूर्ति के 4 मुंह है। मूर्ति कितने मुंह है? अच्छा, तो मूर्ति है किसकी? तो जैनों के पहले भगवान जी की, जैनों का पहला भगवान। तो इसमें आदिनाथ जी की चतुर्मुख मूर्ति है। कैसी मूर्ति हो गई? चतुर्मुख। किसकी? कैसी मूर्ति है? चतुर्मुखी। कौन से मंदिर में? चौमुखा। इस मंदिर में 1444 पिलर है। कितने पिलर है? 1444 पिलर, पिलर ही पिलर बने हुए इसके अंदर, 1444 पिलर है। इसलिए इस मंदिर का नाम ही पड़ गया, जैसे उसमें मूर्तियां मूर्तियां, तो उसको मूर्तियों का अजायब घर कहते हैं, इसका नाम पड़ गया स्तंभों का अजायब घर। क्या नाम पड़ गया?
अब कहा यार जब इतना अच्छा मंदिर है, इतनी बातें, तो ये मंदिर कौन बना के गया भाई? तो इसका जो वास्तुकार था उसका नाम था देपाक। क्या नाम था? तो इन मंदिरों में सबसे अच्छा मंदिर कौन सा? मूर्ति किसकी? पिलर कितने? इसलिए इसे स्तंभों का, इसका वास्तुकार कौन? पहले पड़ेगी बात, इसी में कंटिन्यू करो, इसी लाइन में कंटिन्यू करो। इनमें सबसे प्रमुख मंदिर चौमुखा मंदिर है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इनमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इनमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इनमें सबसे प्रमुख चौमुखा मंदिर है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। सबसे प्रमुख कौन सा मंदिर है इनके अंदर? चौमुखा, चौमुखा मंदिर है। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ इज लोकेटेड इन इट। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ इज लोकेटेड इन इट। इसमें भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। आइडल ऑफ लॉर्ड आदिनाथ इज लोकेटेड इन इट। भगवान आदिनाथ की मूर्ति। फिर आगे लिखो, इसमें 144 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इसमें 1400, हाँ 1444, 1444, इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। 1444 स्तंभ है। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज नोन एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज नोन एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? स्तंभों का। लिख लो, वास्तुकार देपाक। आर्किटेक्ट, ये चौमुखा मंदिर का आर्किटेक्ट कौन है? देपाक। वास्तुकार। तो प्रमुख प्रमुख मंदिरों में एक तो कौन से पढ़े हमने? कुंभ स्वामी। कुंभ स्वामी कौन से भगवान जी का? विष्णु भगवान जी। कहां कहां पे बनवाए बताओ देखे? चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़ और अचल। 3 जैन मंदिर पड़े। एक कुंभा ने खुद ने बनवाया, वो तो कौन सा हो गया? कुंथुनाथ। ये तो कहां पर है? देलवाड़ा। एक आपके वेलका भंडारी ने बनवाया, वो कौन सा है? शांतिनाथ। ये कौन सा हो गया आपके? चित्तौड़। या उसी का एक नाम और क्या है? श्रृंगार चौरी। और एक आपके रणकपुर वाले जैन मंदिर है जिनमें खूब सारे हैं। और ये भी कुंभा ने नहीं बनवाए, किसने बनवाए थे? तो रणक्सा। पर सबसे अच्छे वाला जो मंदिर है वो कौन सा है? चौमुखा। चौमुखा नाम इसलिए क्योंकि इसमें आदिनाथ जी की कैसी मूर्ति है? चतुर्मुखी। कैसी मूर्ति है? 4 मुख वाली मूर्ति, इसलिए चतुर्मुखी मूर्ति। कितने पिलर बने हुए? 1444 पिलर बने हुए। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्तंभों का अजायब घर। और इस पर्टिकुलर मंदिर का जो वास्तुकार था उसका नाम क्या है? ये कुंभा की स्थापत्य कला है। क्या है कुंभा की? अब लिखो, कुंभा का साहित्य, लिटरेचर ऑफ कुंभा। कुंभा का साहित्य, लिटरेचर ऑफ कुंभा। आगे क्या आपका? कुंभा का साहित्य। अच्छा, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुंभा वीणा बजाता था। क्या बजाता था? इसका मतलब उसको म्यूजिक की जानकारी, म्यूजिक की जानकारी होगी, वही बजाए वीणा। तो कुंभा की ज्यादातर किताबें म्यूजिक की है। ज्यादातर किताबें किसकी है? लिखो, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। पहले एक लाइन लिखो, कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था। कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। तथा वह वीणा बजाया करता था। एंड ही यूज टू प्ले वीणा। एंड ही यूज टू प्ले वीणा। तथा वह वीणा बजाया करता था। एंड ही यूज टू प्ले वीणा। क्या बजाया करता था? वीणा। कुंभा के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? लिख लो, कुंभा के संगीत गुरु बराबर सारंग व्यास। म्यूजिक टीचर ऑफ कुंभा। कुंभा ने म्यूजिक क्लास कौन से सर के पास ज्वाइन कर रखी थी? सारंग व्यास। शाम को 5 से 6 1 घंटे जाता था उधर। किसके पास पढ़ने के लिए? सारंग व्यास। क्या सीख क्या था वहां से? म्यूजिक। तो फिर कुंभा ने कहा म्यूजिक सीख तो लिया मैंने, अब मैं म्यूजिक की बुक लिखूंगा। तो कुंभा ने खूब सारी म्यूजिक की बुक लिखी। तो मैं कुंभा की किताबों के नाम लिख रहा हूं, आप उतार लो, फिर अपने एक एक पे डिस्कस करेंगे।
उतारो, देखिए नाम उतारो केवल अपने, क्या क्या नाम है बोलो देखिए एक बार। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत राज। क्या क्या नाम दोबारा बोलो। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम। नीचे वाली चार किताबों के नाम के तो आगे खुद ही संगीत 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 लगा हुआ है, तो नाम से पता चलता है किताबें कौन से टॉपिक पे लिखी हुई है। तीन तो लड़कियों के नाम पे, सुधा मीमांसा दीपिका। तीन तो कौन कौन सी है, सुधा मीमांसा और दीपिका, लास्ट में शाहरुख खान है। तो संगीत राज है, तो क्या क्या हो गए, केवल संगीत मत बोलो, आगे आगे बड़ा नाम बोलो। सुधा मीमांसा दीपिका राज, कौन कौन सी है, सुधा मीमांसा। अच्छा बंद हो गया, वो चालू कर देंगे वापस। कौन कौन सी वैसे ही बोलो देखे, सुधा मीमांसा दीपिका और राज, तो वापस पूरे पूरे बोलो। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत, क्या क्या दोबारा बोलो। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका और संगीत। दो किताबों के नाम ऊपर और, सुधा प्रबंध और कामराज। एक संगीत वाली किताब में बाद में सुधा है, एक में पहले वाली में सुधा है, तो एक संगीत सुधा और एक सुधा प्रबंध है। सुधा प्रबंध भी किसकी किताब है, म्यूजिक। एक किताब जो म्यूजिक की नहीं है वो कामराज रतिसार है, जो किताब म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है इनमें से वो किताब कौन सी है, कामराज। कामराज रतिसार थोड़ी वैसी किताब है, आध्यात्मिकता की, भगवान टाइप की बात करना ना, स्पिरिचुअलिटी जो होती है, आध्यात्मिकता, उस आध्यात्मिकता वाली जो किताब है वो किताब कौन सी है, कामराज रति। 7 भागों में है ये, कितने पार्ट्स में बंटी हुई है, कौन सी किताब, लिख लो कामराज रतिसार के आगे लिख लो 7 भाग, 7 पार्ट्स, 7 भाग, 7 पार्ट्स। कितने भाग के अंदर है, तो कोई पूछेगा कुंभा की कौन सी पुस्तक 7 भागों में विभाजित है, तो कौन सी बुक है, कामराज रतिसार। कामराज रतिसार कितने भागों में, पर इनमें सबसे अच्छी कोई किताब है इन सारी किताबों में, वो किताब है संगीत राज। कौन सी किताब है, नाम से पता चलता है संगीत का राजा है वो किताब, तो संगीत राज के इसके 5 भाग है। संगीत राज कितने भाग है, 5, तो आगे लिख लो 5 भाग, संगीत राज के कोष्टक में लिख लो 5 भाग। पीछे वाला पेज आ जाएगा, नहीं आएगा, उड़ गया, चल कोई। तो संगीत राज के कितने भाग है, 5। कौन कौन से 5 भाग अभी मैं लिख देता हूं, ये 5 भाग अपने याद करेंगे इसके, तो आप तो इसके नीचे उतार लेना, मैं तो अलग से लिखूंगा। चला जाएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, फ्लावर समझा है। सबसे अच्छी वाली किताब कौन सी है, अब मैं संगीत राज के 5 भाग, आप तो नीचे लिख लो, मेरे तो ऊपर जगह बचेगी तो मैं ऊपर ही लिख दूंगा यहाँ पे। ये 5 भाग कौन कौन से मैं नाम लिख रहा हूँ, आप उतार लो। पाठ्य रत्न कोश, दूसरा है गीत रत्न कोश, तीसरा है नृत्य रत्न कोश, चौथा है वाद्य रत्न कोश, और लास्ट वाला है रस रत्न कोश। संगीत राज 5 भागों में है, उन 5 भागों के नाम बताओ, देख क्या क्या नाम है। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, और दोबारा बोलो देखिए एक बार, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। कौन सी किताब के 5 भाग है, संगीत राज। कितने भाग है, 5 भाग है, कौन सी किताब के, संगीत। संगीत की सबसे अच्छी किताब संगीत राज है, जो कि 5 भागों में विभाजित है, और उसके 5 भाग पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश,
कुंभा ने कहा पहले पढ़ो तुम सारे, पहले क्या करो, फिर गाओ, फिर नाचो, फिर बजा बजा के गाओ, तुम मजा आ जाएगा, रस मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? तो पहले क्या करना है, अपने को पढ़ना है, उसके बाद गाना है, उसके बाद नाचना है, फिर क्या, बजा बजा के नाचना, ढोल बजा बजा के नाचो, क्या मिलेगा? तृप्ति आ जाएगी, रस मिल जाएगा। तो कौन कौन सी होगी? पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य, रस। रत्न कोश तो याद रह जाएगा, इधर वाले 5 याद रखने। क्या क्या दोबारा बोलो? पाठ्य, याद करो, देखिए अभी याद करो 2 मिनट में सारी किताबें और उनके वो, मैं अभी वापस पूछूंगा। कौन कौन सी किताबें बोलो, देखिए सारी किताबों के नाम बोलो। सुधा प्रबंध, कामरातिसार, संगीत सुधा, संगीत, संगीत क्रम दीपिका, संगीत, संगीत राज के 5 भाग बोलो। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, ठीक है। ये तो कुंभा की खुद की लिखी हुई किताबें है ना, और भी कई लिखी थी, हमने मुख्य मुख्य किताबें पढ़ी। फिर कुंभा ने कहा मैं तो म्यूजिक का जानकार हूं, पर मेरे से पहले भी कोई धरती भी हुआ है जिसने म्यूजिक के बारे में पढ़ाओ? लोगों ने कहा हाँ साहब, आपसे पहले भी कई लोग हुए थे। कुंभा ने कहा बताओ, देखे मुझे बताया जाए कौन कौन से लोग थे जो मेरे से पहले इस प्रकार की किताबें लिख के चले गए थे। लोगों ने कहा साहब ला देंगे हम। तो लोगों ने किताब ला के दी कुंभा को, जिस किताब का नाम था गीत गोविंद। क्या नाम था? गीत गोविंद नाम की किताब ला के दी। जयदेव की किताब है। किसकी किताब है? जयदेव नाम के एक राइटर हुए थे, काफी पुराने राइटर थे, कुंभा से 300 साल पहले कोई। उन्होंने एक म्यूजिक पर किताब लिखी थी। किताब कौन सी थी? गीत गोविंद नाम है। राइटर का नाम तो जयदेव और बुक का नाम गीत गोविंद। किस पे लिखी गई बुक? म्यूजिक। और कहा कि साहब ये वाली बुक है, ये म्यूजिक पर बड़ी शानदार सी बुक है। तो कुंभा ने कहा मैं पढ़ के देखूंगा। कुंभा ने पढ़ी, कुंभा ने कहा वास्तव में थो थो जोरदार बुक है भाई साहब। पर कुंभा ने कहा कि यार मैं तो इंटेलिजेंट बंदा हूं और मैं तो कुछ भी पढ़ सकता हूं, तो मैं तो पढ़ गया, पर तुम तो सारे भोंगड़ हो रहे, तुम ऐसी किताब कैसे पढ़ोगे? तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके नोट्स तैयार करता हूं। क्या तैयार करता हूं? तो कुंभा ने इस किताब के नोट्स तैयार किए। उस नोट्स का नाम है रसिक प्रिया। नोट्स का नाम क्या? याद आया कुछ? रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया, पढ़ा था। तो रसिक प्रिया कौन सी किताब के नोट्स हैं? कौन सी किताब के? फिर कुंभा ने कहा कि और लाके दो रे। तो किसी ने एक किताब लाके दी, संगीत रत्नाकर। कौन सी किताब है? क्या नाम बताओ? कोई एक राइटर वाला सारंगधर। कौन राइटर वा? वो नहीं, हमीर रासोवाड़ा नहीं, ये दूसरा। इसने किताब और कौन सी लिखी? संगीत रत्नाकर। कुंभा ने कहा कि ये भी मैं उसने पढ़ी और ये पढ़ के इसने भी उसके क्या तैयार कर दिए? नोट्स। एक किताब किसी ने और ला के दी, चंडी शतक। कौन सी किताब ला के दी? और चंडी शतक का जो ओरिजिनल राइटर था वो राइटर था बाण भट्ट। कौन था? कुंभा ने ये भी पढ़ी, इसके भी क्या तैयार कर दिए? नोट्स। कुंभा ने 3 किताबों के नोट्स तैयार किए। कौन कौन सी किताबों के? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चंडी। गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी? जयदेव। संगीत रत्नाकर ओरिजिनली किसकी? चंडी शतक ओरिजिनली किसकी? गीत गोविंद के जो नोट्स हैं उनका नाम क्या है? इन दोनों नोट्स के उसने कहा नोट्स ही है, अब क्या नाम दूं? ये छोटे छोटे नोट्स से, ज्यादा बड़े नहीं थे। उसने कहा पन्ने ले जाओ तुम, तो अलग से कोई नाम नहीं। एक का नाम दिया उसने। क्या नाम दिया? किसी बड़ी किताब का छोटा रूप, किसी कठिन किताब का सरल रूप। 2 बातें क्या हुई? कठिन किताब का सरल रूप और किसी बड़ी किताब का छोटा रूप। ये जब लिखा करते, जो नोट्स तैयार करते, उन नोट्सों को बोलते टीका। क्या बोलते? तो कुंभा ने टीकाएं लिखी थी। क्या लिखी थी? टीका। मतलब कुछ अलग किताबें थी और इन अलग किताबों पे कुंभा ने अपने नोट्स लिखे थे, अपने ऐसे लिखे थे उनके ऊपर। कमेंट्री बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? मतलब कमेंट की। अपने कहते हैं ना एक लाइन है, इस पे कमेंट करो, बताओ समझाओ ये लाइन क्या। एक लाइन दे दी, इस पे कमेंट कीजिए। इसका मतलब एक किताब है, उस पर कमेंट्री लिख रहा है कुंभा, इसलिए उन किताबों को क्या बोलते हैं? टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमेंट। तो कुंभा ने 3 किताबों की कमेंट्री लिखी या 3 किताबों पर टीका लिखी। कौन कौन सी किताब? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर, चंडी शतक। गीत गोविंद ओरिजिनली जयदेव, संगीत रत्नाकर सारंगधर, चंडी शतक बाण।
गीत गोविंद वाली जो जयदेव वाली गीत गोविंद है उसकी टीका का अलग से नाम है, बाकी का अलग से नाम उसने नहीं दिया। और वो नाम क्या है? अब कोई आपसे पूछे रसिक प्रिया कौन सी किताब पे टीका है? गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी किताब है? कुंभा ने। और कौन कौन सी किताबों पे टीकाएं लिखी? याद रहेगी ना बात? लिखो कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा, कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा। और समझोगे ना कमेंट्री होती क्या है ना? राजा वन वीक सीरीज, वो कमेंट्री तो थी यार। भाई आपसे किताबें पढ़ी नहीं जाती तो आपने कहा कि हम उसके नोट्स लेके आ जाएंगे, है ना, छोटा रूप लेके आ जाएंगे। देखो उसकी भी कितनी दुर्गति है बेचारी की, कि उसका नाम तो था वन वीक, आप पढ़ते हो वन नाइट। कम से कम इतनी इज्जत तो दोगे यार, वन वीक तो पढ़ो उसको। कौन कौन सी किताबों पर टीका लिखी बताओ देखे? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर और चंडी सफा। दोबारा बताओ। गीत गोविंद, गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी है? जयदेव। संगीत रत्नाकर सारंग पर, चंडी शतक बाण भट्ट। गीत गोविंद पे जो टीका है वो कौन सी है? कौन सी है? रस। तो कुंभा ने खुद ने किताबें लिखी, लोगों की जो किताबें लिखी हुई थी उनपे क्या लिखी उसने? टीकाएं। फिर कुंभा ने कहा मैं लिखूंगा नाटक। क्या लिखूंगा? लिखो कुंभा के नाटक, ड्रामाज ऑफ कुंभा। भाई दिन में सारे दिन युद्ध लड़ता था, शाम को 1 घंटे की हॉबी क्लास जाके आता, म्यूजिक क्लास, शाम को 1 घंटे वीणा बजाता, फिर नाइट में क्या तैयार करता? नोट्स तैयार करता, पूरे दिन बिजी रहता था। नाटकों के नाम लिखो। मुरारी संगति, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति, और रस नंदिनी। क्या क्या नाम है नाटकों के बोलो देखे? मुरारी संगति, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति और रस नंदिनी। दोबारा बोलो एक बार नाम। मुरारी संगति, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति। नाटक लिखना तो कोई बड़ी बात नहीं, लिख दिए लिख दिए। कई लोगों ने नाटक लिखे, हमने तो पढ़ा था हरखेली लिख दिया था, पिता महानतम नाटक है। और आपके किरातार्जुन नियम पर, है ना, पार्थ पराक्रम व्यायोम कितना शानदार सा नाटक है, लोग वो लिख के चले गए थे। पर कुंभा के जब ये नाटक देखते हैं तो बाद में जब इनकी भाषाएं देखते हैं तो दिमाग चक्कर खा जाता है। मुरारी संगति कन्नड़ भाषा में है। कौन सी भाषा के अंदर लिखा? इसका मतलब डोकरे को कन्नड़ आती है, तो लिखो मुरारी संगति कोष्टक लिखो कन्नड़, कन्नड़। अतुल्य चातुरी उसने लिखा संस्कृत, तो संस्कृत तो तब लोगों को आती थी, ये बाहरवी ये सॉरी है हरकली, ये सब संस्कृत के अंदर ही है, तो संस्कृत। अगली कौन सी है? आता माझी सटकली, मराठी भाषा में। देखो मराठी, कौन सी भाषा में? पर कुंभा ने कहा भाई रे, बोले मराठी बुलवाओ, बोले कन्नड़ बुलवाओ, बोले संस्कृत। फील मेवाड़ी में आता है, रस उसी में आता है, मजा तो खुद बड़ी लैंग्वेज में आएगा। तो रस नंदिनी उसने किसने लिखा? मेवाड़ी। अशान कशान करे छे, जब तक ऐसे नहीं बोलेंगे, है ना। मेवाड़ी कौन कौन है आप में से? ऐसे अशान कशान ऐसे बोलते हो? हाँ, ये सब तरफ पूरे मतलब चित्तौड़गढ़ उदयपुर सब तरफ, ये केवल मेरे भीलवाड़ा वालों में ज्यादा सुना हुआ है ये अशान कशान, हर बात के अंदर ऐसे बोलेंगे। जैसे अपने बोलते हैं, इधर आप थोड़ा सा नागौर साइड में जाओगे, इया किया करे, है ना,
तो ये इधर वाले क्या बोलेंगे उसको, अशान कशान। हाँ, तो अशान कशान वाली जो बुक है वो बुक कौन सी है आपके, रसनंद। तो रसनंदिनी, रस किस कौन सी भाषा में मिला, मेवाड़ी। और आपके नंदिनी वृत्ति मराठी, अतुल्य चातुरी और मुरारी संगत। इसका मतलब बंदे को भाई दो भाषा तो आती है यार, संस्कृत और मेवाड़ी आने में तो कोई बड़ी बात नहीं। मेवाड़ का था, मेवाड़ी आएगी। संस्कृत उस समय एडिशनल लैंग्वेज होती थी, सबको आती। अपने कह देंगे भाई अपने को हिंदी तो आती है, साथ के अंदर अपने को थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती। कारण कि भाई अपने अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी पढ़ी हुई है, हिंदी। हालांकि अपने वाली जो भाषा अपने लिखने में यूज नहीं ली, पर बोलने को तो वो भी आती है अपने को। तो अपने कहते भाई एक अपनी जो लोकल लैंग्वेज है वो अपने को आती है, एक अपने को हिंदी आती है, एक अपने कौन सी आती है, इंग्लिश। क्योंकि ये तीन चलती है। पर अभी आप मेरे को आके कहो कि सर मेरे को तमिल आती है, ये तो आपकी योग्यता है ना अपने आप के अंदर। आप कहोगे सर मेरे को तो संथाली आती है, या डोगरी या बोडो आती है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भी मैं थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ सर, कभी कभी मैं स्पेनिश और रशियन भी बोल लेता हूँ। तो ये योग्यता ना अपने। तो ये बड़ी बात है। कन्नड़ और मराठी लैंग्वेज उसको आया करती थी। तो कौन कौन से बताओ देखिए, मुरारी संगति, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति और रस। मुरारी संगति कौन सी भाषा में, अतुल्य चातुरी, नंदिनी वृत्ति, रस नंदिनी कौन सी भाषा में। अब ये तो कुंभा ने खुद ने करी। अब लिखो कुंभा के दरबारी विद्वान। उसने कहा जितने मेरे दरबार में बैठेंगे सारे नोट्स बनाएंगे, बिना नोट्स के कोई आ गया ना मैं हाथ ऊंचे करवा दूंगा, मुर्गे बनोगे सारे। लिखो कुंभा के दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स ऑफ कुंभा। कुंभा के दरबारी बंदे का नाम लिखो, कन है व्यास। कन है व्यास, कन है व्यास। कौन बंदा है, कन है व्यास नाम करके बंदा है। कन है व्यास ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, आरपीसी अक्सर इस किताब के बारे में पूछती रहती है, एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य कौन सी किताब है, महात्म्य, एकलिंग महात्म्य। कौन सी किताब लिखी बताओ दे, किसने लिखी, कान्यव्यास। कान्यव्यास लिख के लेके अब राजा के पास तो लाएंगे ना यार, किताब खुद ने लिखी, राजा को दिखाएं। तो कुंभा को चेक कराई, कुंभा जी मैंने एक बुक लिखी है एकलिंग महात्म्य, और आप देख के बताओ कैसी है। कुंभा ने पढ़ी, कुंभा का बुक शानदार है। और ऐसा शुरुआत वाली लाइनें इतनी मजेदार नहीं, शुरुआत वाले पेज में मजा नहीं आ रहा। तो सर मैं चेंज कर दूं, मैंने कहा तेरे को टाइम लगेगा, मैं कर लूंगा आज चेंज। तो इसका पहला भाग किसने लिखा था, कुंभा ने। और इस पहले भाग का नाम है राजवर्णन। क्या नाम है, राजा ने वर्णन किया इसलिए क्या कहलाने लग गया। लिखो, इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज नोन एज राजवर्णन। इसका पहला भाग राजवर्णन कहलाता है। इट्स फर्स्ट पार्ट इज नोन एज राजवर्णन, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था, विच वॉज रिटन बाई कुंभा, जो कि कुंभा द्वारा लिखा गया था, विच वॉज रिटन बाई कुंभा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था, कुंभा, विच वॉज रिटन बाई कुंभा। 2 नंबर राइटर लिखो, मेहाजी। अगले राइटर कौन है, मेहाज। अगले राइटर कौन है बताओ देखिए। और मेहाजी की जो बुक है उसका नाम है तीर्थमाला। मेहाजी की बुक का नाम क्या है। मेहाजी संत टाइप के आदमी थे, तीर्थ यात्राएं करते रहते। तीर्थ तो समझते हो, जो अपने पवित्र स्थान है, मंदिर वगैरह जहां पर बने, वो अपने क्या है सारे तीर्थ। तो कुंभा को एक दिन मैया जी कई दिन तक दिखे नहीं। तो कुंभा को जब दिखे तो कुंभा, मैया जी आए आज तो दरबार में, किधर हो मैया जी, इतने दिन कहाँ थे। तो मैया जी ने कहा साहब मैं तो तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था। खड़े हो बताओ कहाँ कहाँ जाके आए थे। मैं साहब मैं वो रणकपुर वाले मंदिर देख के आया। कैसे के मंदिर, अरे साहब जोरदार, बाणियों ने क्या दिल खोल के पैसा लगाया, पैसे को यूं पानी की तरह बहा के रख दिया, शानदार शानदार मंदिर बने। और कहां जाके वो कुंभलगढ़ अपने वाला जो कुंभ स्वामी बन रहा है वो भी थो थो नजर नहीं लगे उसको भी, वो भी बड़ा शानदार है। और उन्होंने कहा मैं उधर आगे गया था, कुंभा ने रुक जाओ, ऐसे कितनी जगह जाके आए। उनका 120। कितने तीर्थ करके आया हूं। कुंभा ने कहा सुनाने नहीं है, फिर नोट्स तैयार करके लाओ, लिख के लाओ सारे। तो तीर्थमाला नाम के नोट्स तैयार किए। इस नोट्स में कितने तीर्थों की जानकारी है।
फर्स्ट टाइम लिख लो 120 तीर्थों की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स, इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स, 120 तीर्थों की जानकारी। कितने तीर्थों की जानकारी है? आसपास के मंदिर बताए होंगे इतने 120। तो कान्हा व्यास की किताब का नाम क्या बताओ देखे? एकलिंग महात्म्य। और उसका तो पहला भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन। और वो किसने लिखा था? कुंभा ने। और मेहा जी की किताब का नाम क्या है? तीर्थमाला। और तीर्थमाला के अंदर कितने तीर्थों की जानकारी? 120। बाकी वाले कल पढ़ेंगे।